मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉरलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 301 से 310। चमकती टिमटिमाती मशाल की रोशनी में वहां हुई अराजकता के निशान, जैसे खून और बचे हुए मांस के निशान दिखाई दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि भोजन करने से पहले बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन ने अपने भोजन के साथ खेला था। ये दृश्य देखकर आसपास के साहसी लोगों के चेहरे काले पड़ गए। इस स्थल के बाहर खून के धब्बों की एक लंबी लकीर थी, जिसके कारण ये खूनी निशान जैसा प्रतीत हो रहा था। इसका अनुसरण करें। जेनी के आदेश पर समूह ने अपनी मशालें उठाईं और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। ट्वाइलाइट जोन भूमिगत था और पूरे वर्ष अंधेरे में डूबा रहता था। हालांकि जीवित बचे मनुष्यों का अभी तक विकास नहीं हुआ था और उन्हें रात्रि दृष्टि की क्षमता भी नहीं थी, इसलिए ट्वाइलाइट जोन में अन्वेषण करते समय मशालें आवश्यक वस्तुओं में से एक थीं। यहाँ पैरों के निशान अधिक सघन हैं। बेलिन ने एक हाथ से अपनी मशाल उठाए और दूसरे हाथ से अपनी स्टील की तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। बहुत अधिक ताकत लगाने से उसके जोड़ थोड़े सफेद हो गए थे। हवा में तीखी दुर्गंध फैलने लगी थी, इस हद तक कि बेलिन को यह दुर्गंध उस समय की याद आ गई जब वह छोटा था और घोड़ों के अस्तबल में काम करता था। इसके बाद सभी के प्रकाश करने पर काली चट्टानों से बनी एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी के नीचे एक बड़ी गुफा थी जो एक और गहरी होकर उसे खोखला कर रही थी। हम इसके घर में इससे नहीं लड़ सकते, हमें इसे बाहर निकालने की जरूरत है। जेनी ने देखने के बाद निर्णय लिया। इस मंद प्रकाश के साथ यदि वे छोटे से ठिकाने में लड़ते तो ड्रैगन रक्तयुक्त पुष्पकली पर इसका प्रभाव पड़ना निश्चित था। यदि कली क्षतिग्रस्त हो गई तो जेनी और बाकी लोगों द्वारा ड्रैगन को मार डालने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। चिंता मत करो, बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन की बुद्धि बहुत कम है और वह खून की गंध के प्रति बहुत संवेदनशील है। हम इसका उपयोग कर सकते हैं और जाल बिछा सकते हैं। इस समय जेम्स बाहर खड़ा था और उसके आदेश पर साहसी लोगों ने गुफा के बाहर एक सरल जाल बिछा दिया। चूंकि संसाधन सीमित थे और वे अंदर मौजूद पृथ्वी ड्रैगन को सचेत नहीं कर सकते थे, इसलिए जेम्स ने सबसे सरल जाल चुना। जहर। एक काले प्राणी को, जो बकरी जैसा दिखता था, लाल औषधि की एक पूरी बोतल पीने के लिए मजबूर किया गया और उसे गुफा में लिटा दिया गया। उसके चारों पैर एक साथ बंधे हुए थे तथा उसकी मुख्य धमनी को चीर दिया गया था, जिससे ताज़ा रक्त बाहर निकल रहा था। जमीन पर जल्द ही खून का एक छोटा सा गड्ढा बन गया। उसके पास खड़े साहसी लोगों ने बहुत पहले ही अपनी मशालें बुझा दी थीं और वे धैर्यपूर्वक एक तरफ प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बेलिन के हाथ उसकी तलवार पर थे और वह जेनी की ओर देख रहा था जो बहुत घबराई हुई थी, और जेम्स जो गंभीर दिख रहा था। वह स्वयं भी दृढ़ निश्चयी दिख रहे थे। धप 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 धप। तारांकन। केवल 10 मिनट ही बीते थे, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों में ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। अंततः जब साहसी लोग अधीर होने लगे थे, सुस्त कदमों की आवाज और जमीन में हल्की कंपन महसूस की जा सकती थी। ये यहाँ है, तैयार हो जाओ। जो साहसी लोग बाहर घात लगाए बैठे थे, उन्होंने अपना सिर झुका लिया, अपने हथियार और धनुष बाण निकाल लिए और गुफा के मुख पर निशाना साधा। हाँ, भारी सांसों की आवाजें गूंजने लगी, जिसके बाद अजीब गंध की सांद्रता 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। चारा बनी बकरी केवल एक दयनीय चीख ही निकाल सकी। तारांकन। क्रंच क्रंच। तारांकन। चबाने की आवाज के साथ ही बकरी का मिमियाना भी बंद हो गया। क्या ये बकरी सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन है? चूंकि अब वह नाइट बन चुका था, इसलिए बेलिन की दृष्टि बहुत अच्छी थी। हल्की रोशनी में ही वह उस राक्षस की आकृति को कुछ हद तक देख पा रहा था। ये राक्षस लगभग 15 से 16 मीटर लंबा था और इसके 4 मोटे अंग इसके बड़े शरीर को सहारा देते थे। इसके तीखे पंजे जमीन पर एक लंबी सीधी रेखा खींचते थे। उसकी पीली आंखों के ऊपर 2 घुमावदार काले सींग उगे हुए थे, जो किसी राक्षस के प्रतीक की तरह थे। मुंह के खुलने और बंद होने के साथ ही उसके तीखे दांत आपस में उलझ जाते और बकरी को टुकड़ों में चबाने लगते, मांस और खून उड़ने लगता। मेरे आदेश पर जाना। जेम्स ने अपना हाथ घुमाया और मुट्ठी के आकार का एक पत्थर ड्रैगन की ओर फेंका गया। तारांकन। गड़गड़ाहट। तारांकन। इसके बाद पत्थर से बड़ी मात्रा में प्रकाश और गर्मी उत्पन्न हुई, जैसे कि सूरज धरती पर गिर पड़ा हो। प्रकाश ने अंधकार को दूर कर दिया और इस भूमि के टुकड़े पर उतर आया। गर्जन गर्जन। सूर्य की तीव्र चमक के नीचे उपस्थित साहसी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उनकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे। बकरी सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन, जो अंधेरे में जीवन जीने का आदी था, दहाड़ते हुए तुरंत क्रोधित हो गया। जल्दी, अब इसे अस्थायी रूप से अंधा कर दिया गया है। कदम। बेलिन को यह स्पष्ट था कि अंधेरे के आदी ये प्राणी जब अचानक प्रकाश के संपर्क में आएंगे तो वे निश्चित रूप से कुछ समय के लिए अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं थी और यह उनके लिए कदम उठाने का सबसे अच्छा समय था। इसके अलावा सूर्य पत्थर का कार्य क्षेत्र को प्रकाश से भरना था, जिससे ये समूह को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में अधिक सहायक हो गया।
यह अवसर पैदा करने के लिए पॉटरटाउन ने 1 वर्ष के लिए सूर्य पत्थरों की आपूर्ति की। कितना बेकार है। निश्चित रूप से ऐसे कई साहसी लोग थे जो बेलिन की तरह ही सोचते थे, लेकिन यह विचार उनके दिमाग में कुछ क्षण के लिए ही आया। फिर वे दहाड़ते हुए, अपने हाथों में हथियार लहराते हुए, स्थल के मध्य में स्थित विशाल राक्षस की ओर बढ़े। प्रकाश की रोशनी में बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन की पीठ पर मांसपेशियों पर भूरे रंग के शल्क और नसें भी बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। शियू शियू तारांकन। सबसे पहले हमला करने वालों में धनुष बाण से लैस भाड़े के सैनिक शामिल थे। वे स्पष्टतः एक टीम थे, जो एक समान वर्दी पहने हुए थे, जिसमें से उनके लोहे के तीरों की बर्फीली चमक निकल रही थी। तीखे तीरों के अग्रभागों में जबरदस्त शक्ति थी, जो बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन की पीठ में घुस गए। काचा तारांकन। पृथ्वी ड्रैगन लगातार गुर्राता रहा और अधिकांश तीर दूर जा गिरे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो हठपूर्वक उसकी पीठ पर ही डटे रहे। मारना। इस समय तक साहसी सैनिक भी मोर्चे पर पहुंच चुके थे। दहाड़ दहाड़। ड्रैगन गरजते हुए अचानक पीछे मुड़ा और अपनी पूंछ हिलाई। पूंछ एक बड़ी गदा की तरह पूरे क्षेत्र में घूम रही थी, और जो भाड़े के सैनिक उस पर चढ़े हुए उड़ गए। कुछ को पूंछ से चोट लगी और उनके खून से आसमान रंग गया। सुनने और सूंघने की कितनी तीव्र शक्ति है, बेलिन ने प्रशंसापूर्वक कहा। बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन की आंखें बहुत छोटी थीं और लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी थीं। अचानक तेज रोशनी के कारण वह कुछ भी नहीं देख सकता था, लेकिन अंधेरे में रहने वाले सभी प्राणियों के पास स्वाभाविक रूप से अन्य वस्तुओं को पहचानने के अपने अनोखे तरीके थे। बेलिन ने स्टील की पूंछ की व्यापक गति को चकमा देते हुए एक कदम दूर कदम बढ़ाया और अपनी तलवार उठाई। उसके चारों ओर प्रकाश का एक पतला छल्ला उत्पन्न हो गया। क्रॉस ब्लेड। एक क्षण में उसने लेलिन की क्रॉस ब्लेड्स की गुप्त हत्या तकनीक का उपयोग किया। उस विशाल प्रकाश ने एक क्रॉस का आकार बनाया, जो बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन की ओर बढ़ रहा था, जो अभी भी गुर्रा रहा था। भयंकर अत्यधिक वायु दबाव ने पृथ्वी ड्रैगन का ध्यान आकर्षित किया और उसने अपना दाहिना अग्रपाद उठाया और निर्दयतापूर्वक बेलिन की दिशा में पंजे मारने लगा। बड़े काले पंजे क्रॉस के आकार की रोशनी से टकरा रहे थे और कांच के टूटने की आवाज हवा में सुनी जा सकती थी। दहाड़। पृथ्वी ड्रैगन गुर्राता रहा। उसके बड़े काले पंजे उसकी चाल को विफल कर रहे थे और बेलिन की ओर झपट रहे थे। कितना शक्तिशाली और त्वरित, बेलिन ने प्रशंसा से कहा और उसके सामने अपनी तलवार को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। धिक्कार है तारांकन। बड़े पंजे और स्टील की तलवार के टकराने से तेज आवाज और आघात तरंग उत्पन्न हुई। बैफलिन को तलवार से एक अत्यधिक शक्ति का संचार महसूस हुआ और तलवार लगभग उड़ गई। उसने दांत पीसते हुए अपनी जान बचाने के लिए तलवार को पकड़ लिया और ड्रैगन से प्राप्त बल का उपयोग करते हुए पीछे हट गया। तारांकन। दहाड़। तारांकन। पृथ्वी ड्रैगन स्पष्ट रूप से क्रोधित था। एक बार फिर अपनी स्टील की पूंछ को लहराते हुए और 2 भाड़े के सैनिकों को काट डाला जो आगे बढ़ रहे थे। दोनों भाड़े के सैनिक चीखने लगे। उनके कटे हुए शरीर अभी भी जमीन पर छटपटा रहे थे। उनकी अंतड़ियां बाहर जमीन पर फैली हुई थीं। इस रक्तरंजित दृश्य ने शेष भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों को तुरंत भयभीत कर दिया और वे पीछे हट गए, आगे एक कदम भी बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाए। काय करते जेम्स, वह बकरी होन पृथ्वी ड्रैगन लगभग अपनी गुफा में लौटने वाला है। हमें कोई रास्ता सोचना होगा। जल्द ही। जेम्स की नज़र अब ड्रैगन पर टिकी थी और वह लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था। गर्जन। उस समय पृथ्वी ड्रैगन का शरीर, जो लगभग आधा वापस आ चुका था, अचानक बदल गया। मवाद के बुलबुले फूलकर फूटने लगे और पीले रंग का मवाद निकलने लगा। वो पृथ्वी ड्रैगन की आवाज धीमी हो गई और वह पीड़ा में चिल्लाने लगा। यह एक उच्च ऊर्जा बैक्टीरिया समाधान है जो विशेष रूप से बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन के लिए बनाया गया है। यह इसकी एपिडेमिस की सुरक्षा को कम कर सकता है। जेम्स ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए जेनी को संक्षेप में समझाया। उस बूढ़े आदमी से, जो केवल एक बटलर लग रहा था, लगातार ऊर्जा कणों से एक शक्तिशाली लहर उत्पन्न हो रही थी। ये है एक रहस्यमय विशेषज्ञ। तो लॉर्ड जेम्स वास्तव में एक सम्मानित मैगस हैं। आसपास के साहसी लोग आश्चर्यचकित होकर बोले। भूमिगत दुनिया में मागी व्यापक रूप से जाने जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। मोस्टार संक्षारक गेंद। जैसे ही मंत्रोच्चार समाप्त हुआ, जेम्स ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक बड़ी नीली गेंद आकाश में घूमकर ठीक ड्रैगन की पीठ पर आकर रुकी। नीली गेंद फैल गई और बड़ी मात्रा में आसमानी नीले तरल में बदल गई, जो पीले मवाद के साथ मिल गई। तुरंत ही इसमें बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न हुई और नीचे की ओर जंग लगने लगा। गर्जन। पृथ्वी ड्रैगन की दयनीय चीखें बढ़ती गईं और उसकी पीठ से भारी मात्रा में उबला हुआ मांस गिरने लगा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ये वह क्षण है जब इसकी रक्षा सबसे कमजोर है। जेम्स ने एक विशेषज्ञ की तरह अपने हाथ पीछे रखे। ऐसा लग रहा था जैसे साहसी लोग किसी स्वप्न से जागे हों और एक बार फिर आगे बढ़ गए हों। इस बार जेम्स के काम के साथ पृथ्वी ड्रैगन की गति कम हो गई और त्वचा और पपड़ीदार रक्षात्मक परत लगभग गायब हो गई। भाड़े के सैनिक अपने हथियारों से आसानी से वार कर सकते थे और गहरा घाव कर सकते थे। एक क्षण में ही पूरी स्थिति उलट गई।
वाह वाह। इस हमले के दौरान बकरी सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन चिल्लाता रहा और अचानक मुड़ गया। उसे जो गंभीर चोटें लगी थीं तथा जो लोग उसका पीछा कर रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे, उनकी परवाह किए बिना वह वापस गुफा में रेंग गया। ये तो बुरा हुआ, ये भागना चाहता है। जेनी घबराकर चिल्लाए और उसने तुरंत धनुष और बाण निकाल लिए, जो हाथ से बने हुए लग रहे थे और जो उसकी पीठ पर थे। उसने अपने तरकश से एक हरा तीर निकाला और उसे धनुष पर टिका दिया। तारांकन विंग 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 तारांकन। एक के बाद एक उसके हाथों में पहनी विभिन्न अंगूठियां चमकने लगीं। सटीक निशाना, कीन एज, गेल तकनीक। जेनी को सभी प्रकार के उपहार दिए गए। मिस जेनी भी एक मैगस है। बेलिन, जो कुछ ही दूरी पर था, ये सोचकर आश्चर्यचकित रह गया कि शायद वह कोई स्वप्न देख रहा है। तारांकन शियू तारांकन। जेनी ने अपने हाथ से तीर छोड़ा और धनुष से हरे रंग की एक धार निकली। तारांकन पो। तारांकन प्रकाश का हरा तीर बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन की एक आंख पर लगा, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में लाल हरा खून निकला। गर्जन। पृथ्वी ड्रैगन तेजी से पीछे मुड़ा और जेनी की दिशा में हमला किया। अच्छा, ये बात है। जेनी के हाव भाव से उसकी उत्तेजना प्रकट हुई। नहीं, छोड़ो। दूसरी ओर जेम्स का चेहरा पीला पड़ गया था। गर्जन। बकरी सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन गरजता हुआ, प्रकाश की एक काली गेंद उगलता हुआ। प्रकाश का बड़ा गोला हवा में फट गया तथा आग की काली बूंदें हर जगह बिखर गईं। आह, मेरी आंखें। काली बूंदें भाड़े के सैनिकों के शरीर पर गिरी, जिससे उन्हें तुरंत गंभीर चोटें आईं। कई साहसी लोग चीखने लगे और ड्रैगन के चारों ओर बने घेरे में तुरंत एक छेद हो गया। तारांकन हा। तारांकन बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन ने अपने शरीर के हर हिस्से में अपनी ऊर्जा को उत्तेजित किया और वह सूज गया और उसकी त्वचा लाल हो गई। उसकी गति तेजी से बढ़ गई और वह जेनी के सामने आ गया। मिस की रक्षा करो। जीवित बचे एकमात्र रक्षक ने अपनी बाईं भुजा से तलवार लहराई और आगे की ओर भागा। काचा। तारांकन पृथ्वी ड्रैगन ने अपने तीखे नुकीले दांतों से भरा मुंह खोला और काटते हुए उसने शूरवीर को अपने मुंह में जकड़ लिया, लगातार चबाता रहा। उसके दांतों के बीच से खून और मांस गिरने लगा। आह, जेनी को इतना झटका लगा कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह तो केवल स्तर 1 की अनुचर थी। धनुष से किया गया वह आक्रमण केवल उसके पास मौजूद सभी अंगूठियों के बोनस के कारण ही प्रभावी था। उस हमले के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और दूसरा हमला करना संभव नहीं था। जेनी अब एक नाजुक, असहाय कुलीन लड़की थी जो जमीन पर लकवाग्रस्त होकर अपने अज्ञात भविष्य की प्रतीक्षा कर रही थी। आओ। बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन को उस पर दया करने का कोई विचार नहीं आया। उसने अपना मुंह बड़ा कर लिया। अपने मांस और रक्त से भरे तीखे दांतों से उसने अपने जबड़े खोले और उसे काटने लगा। क्या मेरी मृत्यु होने वाली है? मुझे माफ कर दो, पिताजी। जेनी का मुंह आधा खुला था, उसकी दाहिनी आंख से आंसू की एक बूंद बह रही थी। धिक्कार है, तारांकन। जिस तीव्र दर्द की उसे उम्मीद थी वह नहीं हुआ और जेनी ने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने सामने केवल एक मजबूत आकृति देखी। अरे, शूरवीरों की कहानियों में जब भी राजकुमारी मुसीबत में होती है तो हमेशा एक शूरवीर प्रकट होता है ना? बेलिन हंसा और अपने हाथों में तलवार लेकर बेरहमी से आगे की ओर काटने लगा। बड़ी स्टील की तलवार ने ड्रैगन के सिर की सतह पर वार किया, जिससे कुछ चिंगारियां निकलीं। बेलिन चिल्लाया, जीवन सार बाहर फूट पड़ा। कवच की सतह पर प्रकाश से बनी एक सुरक्षात्मक परत प्रतीत हो रही थी। तारांकन गर्जन। तारांकन। पृथ्वी ड्रैगन कुछ कदम पीछे हट गया और बेलिन पर गुर्राया। अरे बाप रे, ये दुष्ट ड्रैगन के खिलाफ लड़ने वाले एक बहादुर शूरवीर का वास्तविक जीवन संस्करण है। बेलिन ने अपने पीछे जेनी की ओर एक नजर डाली और फिर देखा कि उसके पास कितना जीवन सार बचा है। उसके होठों पर एक असहाय मुस्कान थी। तारांकन फुट। तारांकन। एक काली आकृति लगातार पृथ्वी ड्रैगन पर हमला कर रही थी और बाकी सभी लोग केवल साइट के केंद्र में उड़ती धूल को देख सकते थे, साथ ही ड्रैगन की लगातार चीखें भी देख सकते थे। पृथ्वी ड्रैगन के अत्यधिक दबाव के कारण बेलिन को लगा कि लॉर्ड लेलिन ने उसे जो कुछ भी सीखने के लिए मजबूर किया था वह सब अचानक सामने आ गया, क्योंकि वह कुछ तकनीकों में अधिक कुशल हो गया था। इस क्षण उसे अचानक खालीपन महसूस हुआ, मानो उसने अपनी सारी शक्ति खो दी हो। गुप्त तकनीक से प्राप्त शक्ति का विस्फोट समाप्त हो गया है और मेरा जीवनसार समाप्त हो गया है। बेलिन का दिल बैठ गया और एक स्टील की गदा जैसी काली छाया प्रकाश के कवच को भेदती हुई निर्दयतापूर्वक उसकी छाती पर टूट पड़ी। काचा। तारांकन स्टील का कवच ढह गया और बेलिन पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह के कोने से बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। नहीं, जिस समय वह मरने वाला था उसे पृथ्वी ड्रैगन की विशाल छाया दिखाई दी, साथ ही एक दुखद विलाप भी सुनाई दिया। कितना छोटा जीवन है, हालांकि अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। एक सौम्य मुस्कान के साथ वह अपनी स्मृति में जेनी की उस छवि में खो गया, जिसमें वह जमीन पर लेटी हुई जोर जोर से रो रही थी। मेरा छात्र ऐसे व्यर्थ तरीके से कैसे मर सकता है? जैसे ही बेलिन बेहोश होने वाला था, समय रुक गया और उसके आसपास का वातावरण काला और सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर हवा में अटक गया हो। ये लॉर्ड लेलिन की आवाज है।
उन्होंने अंततः मुझे अपना छात्र स्वीकार कर लिया है। बेलिन बहुत खुश था। वह ये सब तब सोच रहा था जब वह मौत के कगार पर था। इसके बाद उसने महसूस किया कि उसके दाहिने हाथ में स्टील की तलवार लगातार गर्म हो रही है, जब तक कि वह इतनी गर्म नहीं हो गई कि मानो उसने सोल्डरिंग आयरन पकड़ रखा हो। विंग विंग, तारांकन तलवार लगातार हिल रही थी और ब्लेड पर अपने आप ही एक लाल रंग का निशान उभर आया। बेलिन ने महसूस किया कि स्टील की तलवार से गर्मी की एक धारा उसके पेट के निचले हिस्से तक पहुंच रही थी, जहां उसका जीवनसार एकत्रित था। तारांकन धमाका। तारांकन बोतल के फटने की आवाज की तरह, ग्रैंड नाइट बनने की बाधा, वह मुद्दा जो लंबे समय से बेलिन को परेशान कर रहा था, पार हो गया था। जीवन ऊर्जा जो पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, उसके निचले पेट में जीवन सार से एकत्रित हुई और बेलिन के अंगों के माध्यम से प्रवाहित हुई। बेलिन ने अपनी तलवार पकड़ी और आगे की ओर वार किया। स्टील की तलवार की सतह पर रून से निकलने वाली लाल किरणें अचानक चमक उठीं और तलवार की चमक आकाश में फैलकर पृथ्वी ड्रैगन के सामने प्रकट हुई। काले और सफेद किरणों के नीचे, जिसने समय को स्थिर कर दिया था, पृथ्वी ड्रैगन निश्चल था, जिससे बेलिन को उसकी गर्दन पर वार करने का मौका मिला। तारांकन फुट। तारांकन। एक ठंडी हवा चली और काला और सफेद रंग फीका पड़ गया तथा सामान्य रंगीन दुनिया वापस आ गई। काचा। तारांकन। पृथ्वी ड्रैगन की गर्दन पर एक महीन लाल रेखा उभरी। ये रेखा फैलती चली गई और पूरी गर्दन तक फैल गई, फिर लाल हरा रक्त लगातार बहने लगा, जानवर का विशाल सिर जमीन पर गिर गया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन अपना सिर खोने के बाद, बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन का विशाल शरीर एक छोटे भूकंप की तरह जमीन पर गिर गया, जिससे बड़ी मात्रा में धूल उड़ गई। उसे क्या हुआ? जेनी को थोड़ा चक्कर आ रहा था। वह टूट गया। उन्होंने ग्रैंड नाइट की बाधा को तोड़ दिया। जेम्स ने खुद से ही कुछ बुदबुदाया और फिर जेनी को उठने में मदद की। हाँ, मुझे पता था कि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? बेलिन, जो मौत से बच गया था, अपनी छाती थपथपाने लगा और हंसने लगा। उसे इस अवस्था में देखकर जेनी को लगा कि उसके सीने में आग लग गई है, जिससे वह लगभग फटने ही वाला है। अबे साले! जेनी ने बेलिन के चेहरे पर एक सफेद रुमाल फेंका। उसे अकेला छोड़कर वह जेम्स के साथ गुफा में प्रवेश कर गई। वह ऐसी क्यों है? बेलिन ने रुमाल को हैरानी से पकड़ रखा था। बचे हुए भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों ने चुपचाप क्षेत्र को साफ कर दिया। उन्होंने बहुत से लोगों को खो दिया था और उनमें से कई तो उनके मित्र या परिवार के सदस्य ही थे। युद्ध के मैदान में बहुत शांति थी और एक भी जानवर शांति को भंग करने नहीं आया। जो प्राणी अंधकार में रहने के आदी थे, उनके लिए सूर्य की किरणें अत्यंत कष्टकारी थीं। ट्वाइलाइट जोन के पॉटर टाउन ने इस विकर्षण का उपयोग किया था और अंधेरे के प्राणियों को तितर बितर करने के लिए सूर्य पत्थरों का उपयोग किया था और इस प्रकार विकास कर सका। जेम्स ने शुरू में इस बात पर विचार किया था जब उसने सूर्य के पत्थर फेंके थे। 10 मिनट बाद जेनी और जेम्स उत्साह से बाहर आए। क्या ये ड्रैगन रक्तयुक्त पुष्पकली है? बेलिन ने जेनी के हाथों में एक पौधे को देखा जो फूल जैसा लग रहा था। ये लाल फूल एक कटोरे के आकार का था और इसकी पंखुड़ियों पर रक्त वाहिकाओं और नसों जैसे जाल बने हुए थे। ये बहुत विचित्र लग रहा था। जेनी ने फूल की कली को सावधानी से पकड़ा, जैसे कि वह कोई खजाना पकड़े हुए हो जो किसी शहर जितना मूल्यवान हो। हाँ, इससे मेरे पिता को बचाया जा सकता है। जेनी अंततः निश्चिंत हो गई। जब से उसके पिता को जहर दिया गया था, तब से इस युवा लड़की के कंधों पर भारी दबाव आ गया था। अब वह अंततः राहत की सांस ले सकी। धन्यवाद। जेनी इतनी भावुक हो गई कि उसने बेलिन को गले लगा लिया, जिससे वह वहीं स्तब्ध रह गया। और आप सब, जेनी ने साहसी और भाड़े के सैनिकों की ओर मुड़कर कहा, अपनी भूमिका के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण ने आपको पुरस्कार दिलाया है। मैं वादे से 2 गुनी राशि दूंगा तथा जो लोग मर गए हैं उन्हें 5 गुना राशि दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी महिला। एक दयालु और उदार व्यक्ति। अंधकार का स्वामी आपकी रक्षा करे। जैसी कि उम्मीद थी, जेनी की घोषणा से वहां उपस्थित सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपना सामान बांधा और वापसी की यात्रा शुरू कर दी। वापस आते समय बेलिन अपने हाथ में स्टील की तलवार को घुमाता रहा और उस पर कोई अजीब निशान ढूंढना चाहता था। हालांकि उस एक विस्फोट के बाद इस तलवार ने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था और चाहे बेलिन ने इसे कितना भी उकसाया, इसने कोई अजीब विशेषता प्रदर्शित नहीं की। बेवकूफ। हालांकि केवल उसके जैसे एक तरफा दिमाग वाला व्यक्ति ही मेरी क्रॉस ब्लेड श्वास तकनीक के लिए उपयुक्त है। बेलिन की सारी हरकतें लेलिन ने, जो पॉटर टाउन में था, एक पारदर्शी क्रिस्टल के माध्यम से देखी और उसने अपना सिर हिलाया। उसके बगल में लाल हरे तरल से भरी एक टेस्ट ट्यूब कूड़े की तरह फेंकी हुई थी। वहां एक शक्तिशाली रक्तरेखा का एक टुकड़ा भी नहीं है। सोचिए, इसके नाम में भी ड्रैगन शब्द था। लेलिन ने आह भरी। सभी मिथक और लोक कथाएं सत्य नहीं थीं। इसके विपरीत कई मिथकों में परिवर्तन किया गया है, कुछ में तो कथावाचक के व्यक्तिपरक विचारों के अनुसार परिवर्तन किया गया है, इसलिए उनमें असामान्य रूप से त्रुटियां हैं। केवल लेलिन की एआई चिप ही उपलब्ध पौराणिक सूचनाओं के विशाल भंडार में से मिथक के सबसे सटीक संस्करण का विश्लेषण और चयन कर सकती थी।
फिलहाल बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन के रक्त विश्लेषण के बाद लेलिन ने पाया कि उसके रक्त में किसी प्राचीन रक्तरेखा का एक भी निशान नहीं था। स्पष्टतः बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन का एक विशालकाय ड्रैगन और एक अन्य राक्षसी प्राणी से जन्म लेने का मिथक झूठा था। हालांकि लेलिन को शुरू से ही ज्यादा उम्मीद नहीं थी। भले ही बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन में प्राचीन रक्त वंश के निशान हो, लेकिन ये शक्ति जो आधिकारिक मैगस के स्तर तक भी नहीं पहुंचती थी, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी। नाइटलेस सिटी में वापस आकर उससे यह बात स्पष्ट थी कि भले ही वह प्राचीन रक्त वंश वाले प्राणियों से रक्त प्राप्त कर उसे शुद्ध कर सके, लेकिन उपयोगी होने के लिए उस प्राणी का एक निश्चित स्तर का होना आवश्यक था। जहां तक इस मानक का प्रश्न है, एआई चिप से विश्लेषण के बाद निष्कर्ष ये निकला कि इन प्राणियों में कम से कम रैंक 3 मैगस से प्रतिस्पर्धा करने लायक ताकत होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, भले ही बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन में किसी प्राचीन रक्तरेखा के निशान हो, लेलिन को एक ऐसा ड्रैगन ढूंढना था जो रैंक 3 मैगस के बराबर हो। फिर एआई चिप की मदद से प्राचीन रक्तरेखा का शुद्धिकरण किया जाएगा। एक रैंक 3 मैगस। लेलिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वह हाल ही में रैंक 2 मैगस तक आगे बढ़ा था और उसकी ध्यान तकनीक से उसे जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई थी वह बहुत कम थी। आध्यात्मिक शक्ति में अधिकांश वृद्धि विशालकाय कैमोइन सर्प के रक्त से हुई। हालांकि एक वॉरलॉक का अपने वंश की ताकत पर भरोसा करना गलत नहीं था, लेकिन लेलिन नहीं चाहता था कि उसकी नींव अस्थिर हो। इसके अलावा 40 वर्ष की आयु तक वह रैंक 2 मैगस तक पहुंच गया था। दक्षिणी तट पर यह गति अत्यंत आश्चर्यजनक थी। प्राचीन काल में भी इसे उल्लेखनीय माना जाता था। इसलिए बेहतर नींव के लिए अधिक समय व्यतीत करना कुछ ऐसा था जो उन्हें करना था। जैसी कि अब उसकी स्थिति थी, यह असंभव था कि वह अपने प्राचीन वंश की सहायता से भी रैंक 3 मैगस के बराबर शक्ति वाले प्राणी के विरुद्ध जीत सके। इस प्रकार के जीव इतने डरावने थे कि रैंक 3 के अधिकांश मैगी ऐसे जीवों का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक संक्षिप्त आह के बाद लेलिन ने प्राचीन रक्त वंशावली एकत्रित करने का विचार त्याग दिया। आखिरकार विशालकाय कैमोइन सर्प का रक्त उसके लिए अभी पर्याप्त था। इसके अलावा यदि उसे किसी अन्य प्राचीन प्राणी का रक्त भी मिल जाए तो वह उसके लिए बहुत ही मूल्यवान शोध सामग्री होगी। एक बार जब वॉरलॉक ने कोई प्राचीन रक्तरेखा चुन ली तो उसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि चीजें यहीं नहीं रुकती। लेलिन, जो क्रिस्टल बॉल के माध्यम से जेनी को देख रहा था, भौहें सिकोड़कर ऐसा लगा जैसे उसे कुछ पता चल गया हो। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में क्रिस्टल बॉल में छवियां जेनी के दल से अलग पहाड़ी की चोटी पर परिवर्तित होने लगीं। इस समय अंधेरे की चादर के नीचे पहाड़ी पर 2 काली आकृतियां बातचीत कर रही थीं। क्या तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते? क्या तुमने सचमुच उन्हें ड्रैगन रक्तयुक्त पुष्पकली लेने दी? जो आदमी बोल रहा था उसकी आवाज कर्कश थी और उसका शरीर बहुत धुंधला था। यहां तक कि उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए मुखौटा भी पहना था। हालांकि लेलिन की नजर अंधेरे और मुखौटे को भेद कर उस आदमी के चेहरे को देखने लगी। ये चेहरा एक भयावह दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति का था जिसके माथे पर एक काली खोपड़ी का निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसे किसी गर्म धातु के टुकड़े से दागा गया है। खोपड़ी के आसपास जलने के निशान भी थे। इसके अलावा वहां एक ऊर्जा तरंग थी जो जेम्स से कमजोर नहीं थी। वह तीसरे स्तर का अनुयायी था और उसके पास कोई जादुई कलाकृति न होने के अलावा उसकी ताकत भी जेम्स से कम नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ ऐसा हो। उसके बगल में बैठा युवक कांप उठा और वह भी हकलाने लगा। पहले के विस्फोटक फ्लेमिंग वुल्फ पहले से ही बहुत खतरनाक थे। अगर हम फिर से हमला करते तो वे शायद हमें खोज लेते। इसके अलावा बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन को लुभाना बेहद मुश्किल था। आपके अधीनस्थ, मैंने सोचा था कि बकरी सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन अकेले ही उन लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि बकरी सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन अभी भी अपनी किशोरावस्था में था, लेकिन इसकी शक्ति स्तर 3 के अनुचर से कहीं अधिक थी। केवल एक आधिकारिक मैगस ही इसे नीचे ले जाने में सक्षम था। बूढ़े व्यक्ति ने युवक की बात को स्वीकार कर लिया। तो फिर वे बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन को मारने में कैसे कामयाब हुए? युवक हैरान था। यदि कोई नाइट सफल भी हो जाता है तो वह अधिक से अधिक एक ग्रैंड नाइट ही होगा, जो परिणाम बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं महसूस कर सकता हूं कि हवा अत्यंत मजबूत ऊर्जा तरंगों से भरी हुई थी। ये निश्चित रूप से एक शक्तिशाली अस्तित्व है जो गुप्त रूप से उनकी सहायता कर रहा है। बूढ़ा आदमी दुखी लग रहा था। जो ताकत सामने आई वह हिमशैल के एक कोने के बराबर थी, फिर भी इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे वह एक असहाय बच्चे की तरह अपने जीवन में वापस लौट आया हो। उसे यह पूर्वाभास था कि यदि यह शक्ति उसे मारना चाहेगी तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। जहां तक ऐसा करने की क्षमता का सवाल है, तो इस बल के पीछे का व्यक्ति रैंक 1 मैगस की ताकत तक पहुंच गया होगा। काय करते, क्या हमें जारी रखना चाहिए? भयभीत युवक सदमे में चला गया। वह इस बूढ़े व्यक्ति की पहचान जानता था, लेकिन यह एक ऐसा अस्तित्व था जिससे वह बूढ़ा व्यक्ति भी भय से कांप उठता था। वह अस्तित्व तो और भी अधिक शक्तिशाली जादूगर होना चाहिए। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके शरीर से ठंडा पसीना टपकने लगा। उसका मन हुआ कि वह पीछे मुड़कर भाग जाए और फिर कभी ऐसे मिशन में भाग न ले।
हालांकि बहुत जल्द ही उन्होंने इस विचार के लिए खुद का मजाक उड़ाया। इस विशाल संगठन का गुप्त सदस्य होने के नाते कोई इतनी आसानी से कैसे इसे छोड़ सकता है। अपनी उंगलियों पर मौजूद जानकारी के आधार पर वह पहले से ही बिग बॉस के स्वभाव से परिचित था। यदि कोई भागना या सेवानिवृत्त होना चाहता है तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका कब्र में लेटना है। चाहे कुछ भी हो, हम उस लड़की को ड्रैगन ब्लडड फ्लावर बर्ड को पूर्वी क्षेत्र में वापस लाने की अनुमति नहीं दे सकते। ये बड़े बॉस का आदेश है। वह बुरा आदमी बहुत कठोर था। चल दर, जैसे ही वह उस युवक के साथ अंधेरे में गायब हुआ, उसका लबादा घूम गया। दिलचस्प, कितना दिलचस्प है। ये दृश्य देखकर लेलिन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसे इन नश्वर प्राणियों के तुच्छ संघर्षों में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि उसे तो पीछे से तार खींचने वाले व्यक्ति में दिलचस्पी थी। शक्ति ही सब कुछ निर्धारित करती है। इस भूमिगत दुनिया में आर्गस परिवार के इतने शक्तिशाली होने के लिए निश्चित रूप से पर्दे के पीछे से इसका समर्थन करने वाला एक आधिकारिक मैगस होना चाहिए। शायद ये भूमिगत दुनिया में मागी के साथ बातचीत करने का एक अवसर है। लेलिन ने अपनी थोड़ी रगड़ी और गहरी सोच में डूब गया। अल्पविराम। अध्यापक, मैं वापस आ गया। बेलिन विजयी भाव से मुस्कुराते हुए फौज और निहाई के साथ छोटी सी दुकान में तेजी से घुस गया। मैं भी एक ग्रैंड नाइट बन गया हूं और जेनी के लिए ड्रैगन ब्लडड फ्लावर बर्ड तोड़ लाया हूं। जहां तक लेलिन का प्रश्न है, वह काउंटर पर बैठकर पीली पंखुड़ियों और हरी कलियों से भरी अपनी चाय बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और यह सब करते हुए उसने अपना सिर भी नहीं उठाया। मैंने तुम्हें जो श्वास तकनीक सिखाई है, उसमें साधना करने के बाद तुम अब ग्रैंड नाइट बनने में सफल हो पाए हो। तुम कितने बड़े मूर्ख हो, और मैंने कब तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार किया है। बेलिन की मुस्कान कठोर हो गई। इसलिए जब मैंने उस बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन को मार डाला तो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। युवक ने मन ही मन बुदबुदाना शुरू किया। तब आपने स्वीकार किया था कि मैं आपका छात्र था, और यहाँ तक कि मुझे हराने में भी मदद की थी। आह! तारांकन। लेलिन ने बेल का उपयोग करके बेलिन के सिर पर वार किया। ये तुम्हारी कल्पना है, बच्चे। क्या तुम मेरे छात्र बनना चाहते हो? पहले 10,000 वर्ष तक खेती करो। लगातार मौखिक दुर्व्यवहार के कारण बेलिन का सिर झुक गया। अब वह बहुत शर्मिंदा था और उसे कोई गड्ढा ढूंढकर उसमें छिपने की इच्छा हो रही थी। बकरी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन को मारने के बाद वह जानता था कि उसे मतिभ्रम हुआ था, लेकिन वह अभी भी लेलिन को अपना स्वामी बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था। इन्हें जेनी और जेम्स ने भी उकसाया था। जाहिर है, उनकी यह बेशर्म योजना विफल हो गई। लेलिन ने उसे कभी अपना छात्र नहीं माना, जिसके कारण बेलिन वहीं खड़ा रहा और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। हाँ, मिस्टर लेलिन वास्तव में एक सख्त शिक्षक हैं। इस समय जेनी अंदर आए और उसने बेलिन के लिए असहजता को कम कर दिया। मैं तो बस इस मूर्ख छोटे लड़के को शिक्षित कर रहा हूँ। लेलिन विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। जहां तक बेलिन का प्रश्न है, उसने राहत की सांस ली और एक तरफ खड़ा हो गया। वास्तव में बेलिन का अपनी उम्र में ग्रैंड नाइट बनने में सक्षम होना उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचायक माना जाता है। यहां तक कि अधिक रहस्यमयी कलाओं के पहलुओं में भी मेरा मानना है कि उसमें असाधारण रूप से महान प्रतिभा होगी। जेनी ने विचार किया। मिस्टर, आप उसे एक मौका क्यों नहीं देते? हालांकि बेलिन को जेनी की बात समझ में नहीं आई, फिर भी उसने जेनी की ओर कृतज्ञता से देखा। जब बात छात्रों के चयन की आती है तो मैं काफी सख्त हूं। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और इस मामले पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। ये सुनकर बेलिन ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया। जहां तक जेनी का सवाल है, वह केवल उसे एक सांत्वना भरी नजर से देख सकती थी। आपके यहां आने का उद्देश्य केवल इसी विषय पर बात करना तो नहीं है ना? लेलिन ने अपनी चाय की चुस्की ली, लेकिन जेनी के लिए एक कप चाय बनाने का उसका कोई इरादा नहीं था, जैसा कि उसने पूछा था। वास्तव में ड्रैगन ब्लडड फ्लावर बर्ड को चुनना केवल मिस्टर लेलिन की मदद से ही संभव हो पाया था। इसके अलावा विस्फोटक ज्वलंत भेड़ियों के संबंध में मैं यहाँ अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करने आया हूँ। जेनी ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आपकी क्षमताओं के साथ श्रीमान, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ जिसकी आपको आवश्यकता होगी। हालांकि भविष्य में यदि आपको आर्गस परिवार की सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया अपना अनुरोध भेजें। मैं, जेनी आर्गस, सन वाइन्स की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं आपकी आज्ञा को अस्वीकार नहीं करूंगी। शपथ लेते समय जेनी का चेहरा गंभीर हो गया। मैं भी आपसे विदा लेने आया हूँ, श्रीमान। इंतजार। लेलिन के बोलने से पहले ही बेलिन ने चौंक कर अपना मुंह खोला। जेनी, तुम जा रहे हो? हाँ, जेनी ने सिर हिलाया। ड्रैगन रक्तयुक्त पुष्पकली शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, और मेरे पिता अपनी बीमारी के कारण अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, मैं आपके घर सुरक्षित वापसी की कामना करता हूँ। बेलिन अनिच्छा से मुस्कुराया। धन्यवाद। जेनी ने आगे कुछ नहीं कहा। ठीक है, पूर्वी राजधानी वह जगह है जहां आर्गस परिवार रहता है, मैं भविष्य में वहां अवश्य आऊंगा। लेलिन ने अपनी चाय पी और एक सज्जन व्यक्ति की तरह अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अगर मिस्टर आ सकें तो ये जेनी के लिए सबसे खुशी की बात होगी। जेनी मुस्कुराई। मेरे साथ घर वापस चलने के बारे में क्या ख्याल है?
मेरे पिता निश्चित रूप से आपसे परिचित होकर उत्साहित होंगे। उसने बेलिन की ओर देखा। बेशक, बड़े भाई बेलिन भी आ सकते हैं। ये सुनकर बेलिन घबरा गया और उत्सुकता से लेलिन की ओर देखने लगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अभी मेरी यात्रा करने की कोई इच्छा नहीं है। लेलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, जिससे एक बार फिर बेलिन को निराशा में नीचे देखना पड़ा। ये सुनकर जेनी एक क्षण के लिए चुप हो गई, फिर उसने प्रणाम किया और चली गई। क्या गलत? यदि आपके पास करने को कुछ नहीं है तो काम पर लग जाइए। लेलिन ने बेलिन पर दहाड़ लगाई। हाँ बॉस, बेलिन ने हताश होकर उत्तर दिया। हे युवाओं, लेलिन चुपचाप मुस्कुराया। ये पूर्वी क्षेत्र ऐसा था जहां वह निश्चित रूप से आना चाहेंगे। यह न केवल मनुष्यों की सरकार का केंद्र था, बल्कि यह मागी का सभास्थल भी था। ऐसी अफवाह थी कि वहां बड़े पैमाने पर जादू के बाजार भी लगते थे। हालांकि अपनी इच्छा से वहां जाना और आमंत्रित होना दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। लेलिन की वर्तमान ताकत के कारण वह जो चाहे कर सकता था, लेकिन इससे अक्सर कुछ अवांछित समस्याएं उत्पन्न हो जाती थीं। इसके अलावा उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। वॉरलॉक की भावनात्मक अस्थिरता को रोकने के लिए पर्याप्त तरीके खोजने से पहले वह उच्च प्रोफाइल नहीं बनना चाहता था। इसलिए आर्गस परिवार के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र में मैगी के निवास वाले क्षेत्र में प्रवेश करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। पहले की गई जासूसी के माध्यम से लेलिन ने अनुमान लगा लिया था कि जेनी की घर वापसी की राह आसान नहीं होगी। जाहिर है, जेनी को भी यही महसूस हुआ, इसलिए उसने लेलिन को अपने साथ वापस यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। लेलिन समझ गया कि सबसे कीमती चीजें अक्सर अप्राप्य होती हैं, इसलिए वह जेनी को असफलताओं का सामना करने देता था और मदद करने से पहले उससे विनती करता था, जिससे उसके सामने गलत धारणा बनती थी। इसके अलावा अब तो इससे भी बेहतर कारण सामने आ गया। लेलिन ने बेलिन की ओर देखा, जो अपने होठों को उसके मुंह के एक कोने पर मोड़ने से पहले एक तरफ अपना दुख छिपा रहा था। एक मैगस जो खतरनाक मैगस दुनिया से तंग आ चुका था और एक लड़की के साथ अपने प्रशिक्षु के संबंध के कारण एकांत में रहना शुरू कर रहा था, एक बार फिर मैगस दुनिया के दंगल में प्रवेश करेगा। हाँ, ये वापस लौटने का एक अच्छा बहाना लग रहा था। जहां तक उम्र का सवाल है, मैगी ने कभी भी दिखावे या उम्र की परवाह नहीं की। जहां तक लेलिन की बात है, वह भी अपने रक्त वंश का उपयोग करके अपनी आभा, आंखों, शरीर के आकार और दिखावट को सूक्ष्म अनुपात में बदल सकता था, जिससे वह अपनी उम्र से अधिक उम्र का दिखाई दे सकता था। ये कई मैगी को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त था। अल्पविराम। जेनी शीघ्रता से यात्रा पर निकल पड़ी। लेलिन को विदा देने के बाद जब वह शहर से बाहर निकली तो उसने जल्दी जल्दी अपनी यात्रा जारी रखी। क्यों? क्या तुम उसके पीछे जाना चाहते हो? क्षितिज में धीरे धीरे छोटी होती जा रही घोड़ागाड़ी को देखते हुए बेलिन वहीं जड़वत खड़ी रही। लेलिन खुद को उसका मजाक उड़ाने से नहीं रोक सका। इस युवा को प्रतिदिन उत्तेजित करना लेलिन के साधना और अनुसंधान के अलावा मनोरंजन का एक हिस्सा था। मैं निश्चित रूप से पूर्वी राजधानी जाऊंगा। निश्चित रूप से, लेकिन अभी नहीं। बेलिन की आंखों में आशा की लौ जलने लगी। मालिक, नहीं महाराज, कृपया मुझे और अधिक कठोरता से प्रशिक्षित करें। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसका नाम पूर्वी क्षेत्र को हिला देगा, और फिर इन उपलब्धियों के साथ वहां जेनी की तलाश करूंगा। बेलिन जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखों में बड़ी महत्वाकांक्षा और सत्ता की प्यास जल रही थी। हाँ, यह अच्छा है। मुझे आपकी आंखों में वह नजर पसंद है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और भी अधिक कठोर प्रशिक्षण दूंगा। लेलिन कुछ बुरी योजनाएं बना रहा था। मूलतः ऐसी परिस्थितियों में शायद एक छोटे शहर का युवक कई वर्षों तक स्वयं को प्रशिक्षित करता और फिर पूर्वी राजधानी में प्रवेश करता और मार्क्विस की बेटी को अपनी पत्नी बनाता। यह एक सामान्य घटना मात्र होगी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण था, या शायद इसे प्रेरणादायक भी कहा जा सकता है, कि बेलिन की अपनी उम्मीदों के विपरीत वह जल्द ही जेनी के साथ फिर से मिल जाएगा। जिस रात जेनी चली गई, बेलिन, जिसे लेलिन ने पूरे दिन प्रताड़ित किया था और जो अपने दयनीय बिस्तर पर जाकर सोने ही वाला था, दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज से जाग गया। बेलिन, लॉर्ड लेलिन। यह एक महिला की आवाज थी जो भय से भरी हुई थी, और यह उस व्यक्ति की आवाज थी जिसे बेलिन कभी नहीं भूल पाएगी। ये जेनी है। वह बिजली की गति से उठा और दुकान का दरवाजा खोला। जेनी खून से लथपथ खड़ी थी और जेम्स जमीन पर पड़ा था। हालांकि इस गरीब बूढ़े आदमी की छाती पर एक बड़ा छेद था और उसकी पीठ पर कुछ तीर लगे थे। ऐसा लग रहा है कि वह आज रात से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। बेलिन, लॉर्ड लेलिन को पकड़ो। बचाना। बेलिन को देखते ही जेनी निश्चिंत हो गई और तुरंत बेहोश हो गई। अरे, मुझे कौन बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? अपनी बाहों में कोमल स्त्री शरीर को देखकर बेलिन टूटने को तैयार लग रहा था। इंतजार। क्या शूरवीरों से जुड़ी कहानियों में आमतौर पर ऐसा ही नहीं होता था? जवाबी हमला कहाँ हुआ? इंतजार कहाँ था? राजधानी में बैठक का पूरा मामला कहाँ था? बेलिन ने जेनी को कसकर गले लगा लिया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हालांकि इस समय गर्म खून बहकर बेलिन के हाथों में आ गया, जिससे वह अपने होश में आ गया। लॉर्ड लेलिन, हमारे सामने एक समस्या है। युवक की भयभीत, कर्कश आवाज पूरे पॉटर टाउन में गूंज रही थी।
रक्त और आग, चाकू से चमक, और फिर रैंक 0 मंत्र से चमकदार किरणें। ये जेम्स द्वारा देखी गई आखिरी चीज थी। यद्यपि वह जेनी के दो चाचाओं के दुर्भावनापूर्ण तरीकों के बारे में बहुत पहले से जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने दुस्साहसी होंगे कि खुलेआम उन पर घात लगाएंगे, वह भी मुख्य सड़क पर। अचानक हुए हमले में जेनी के अस्थायी सुरक्षाकर्मी एक भी वार झेल नहीं सके। यदि वे मार्क्विस की जादुई कलाकृति पर भरोसा न करते, जिसे मैडम ने उनके जाने से पहले गुप्त रूप से उनके उपयोग के लिए छोड़ दिया था, तो वह और जेनी भागने में भी सक्षम नहीं होते। इसके बाद वे पॉटर टाउन लौट आए और रास्ते में लड़ते हुए भाग निकले। जेम्स जेनी को सर लेलिन की मदद लेने के लिए कहने के बाद बेहोश हो गया था। ये है। जेम्स ने अपनी आंखें खोलीं और वह हैरान होकर पीली रोशनी और छत को देखने लगा, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। सर जेम्स, आप जाग रहे हैं। बेलिन, जो किनारे पर खड़ा था, जल्दी से उसके पास आया और हरे रंग के तरल पदार्थ से भरा एक कटोरा उसके मुंह में डाल दिया। उफ! हरे तरल के भीतर असंख्य जड़ें और संदिग्ध चीजें थीं जो ऊपर तैरती हुई कीड़ों जैसी लग रही थीं। ये बहुत ही घिनौना लग रहा था और इसकी बदबू सीवर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे ये बूढ़ा व्यक्ति लगभग बेहोश हो गया। यह क्या है? 2 बड़े घूंट पीने के लिए मजबूर होने के बाद जेम्स को अंततः बेलिन के हाथों से बड़े कटोरे को दूर धकेलने का मौका मिला। उसने कसम खाई कि भले ही उसे मरना पड़े, लेकिन वह इस चीज को दोबारा सूंघना नहीं चाहेगा। ये कुछ हर्बल दवा है जिसे लॉर्ड लेलिन ने मुझे उबालने का निर्देश दिया था। यह आपकी चोटों के लिए बहुत मददगार है। बेलिन ने मदद करते हुए कटोरा उसकी ओर बढ़ाया। नहीं, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इसका मतलब यह है कि मैं मिस्टर लेलिन की दुकान में हूँ? युवा मिस कैसी हैं? जेम्स ने तुरंत पूछा। चिंता मत करो, जेनी बिल्कुल सुरक्षित है। बेलिन थोड़ा उलझन में थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? वह उन घटनाओं के प्रति बहुत उत्सुक था जो उनके साथ घटित हुई थी, लेकिन उसे खेद महसूस हो रहा था कि कहीं वह जेनी को जगह न दे। यही कारण था कि वह अभी भी स्थिति को लेकर असमंजस में था। और क्या हो सकता था? जेम्स ने मुस्कुराकर बताया कि जेनी के 2 चाचाओं ने किस प्रकार घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी। ये तो घिनौना है। बेलिन को दुख हुआ और वह बुदबुदाया और फिर मेज पर जोर से मारा। तारांकन पाक। तारांकन अचानक हुए विस्फोट के कारण लकड़ी की मेज टूटकर गिर गई। इस तेज आवाज ने एक अन्य व्यक्ति का ध्यान भी आकर्षित किया। सर लेलिन, इस बार यह सब आपकी बदौलत है। लेलिन को प्रवेश करते देख जेम्स को उठने में कठिनाई हुई और उसने झुककर प्रणाम किया। जेम्स को खुद भी पता था कि वह कितनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। आखिरकार, ये घटना एक अन्य स्तर 3 अनुयायी के कारण हुई थी। हालांकि, ऐसी चोटों का इलाज करने में सक्षम होने के कारण लेलिन की पहचान और भी रहस्यमय हो गई थी। जेम्स, तुम्हें अभी भी चोटें लगी हुई हैं, इसलिए ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। लेलिन ने बेलिन के सिर पर थपथपाने से पहले धीरे से मुस्कुराया। चलो बाहर निकलें और जेम्स को थोड़ा और आराम करने दें। ओह, ठीक है। बेलिन जो सपना देख रहा था, उठ खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने जेम्स को सांत्वना दी। सर जेम्स, आपको यहाँ चुपचाप आराम करना चाहिए, हम यहाँ सुरक्षित हैं। बिल्कुल, मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है, जेम्स ने उत्तर दिया। जिस स्थान पर आधिकारिक मैगस हो वह सुरक्षित कैसे नहीं हो सकता? यदि हाँ, तो क्या वहाँ कोई सुरक्षित स्थान है? इसके अलावा, यदि लेलिन उनकी मदद करना चाहता था, तो जेनी और उसके 2 चाचा जो आंतरिक कलह में फंसे हुए थे, वे केवल धूल के कणों के समान ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन मिस्टर लेलिन की मदद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जेम्स ने सोचा। इस अवधि के दौरान की गई कुछ विवेकपूर्ण पूछताछ के माध्यम से उन्हें लेलिन के बारे में थोड़ी अधिक समझ प्राप्त हुई। जेम्स जिन लोगों को जानता था, उनके बीच लॉर्ड लेलिन एकांतप्रिय, घमंडी व्यक्ति था तथा उसे झंझट वाली बातें नापसंद थीं, इसलिए वह सार्वजनिक स्थानों पर बहुत कम दिखाई देता था। नश्वर वस्तुएं उसके लिए तैरते बादलों के समान थीं। प्रत्येक दिन बेलिन को प्रशिक्षित करने के अलावा लेलिन के लिए कोई अन्य मनोरंजन नहीं था जिसमें वह भाग लेता। बेलिन, ठीक है, बेलिन। जेम्स ने ताली बजाई, उसकी आंखों में एक अवर्णनीय चमक थी। अल्पविराम, बोलना। क्या बात, क्या बात? लेलिन ने बेलिन की ओर देखा, जो प्रशिक्षण मैदान की यात्रा के दौरान भीतर से संघर्ष कर रहा था, और मुस्कुराया। महाराज, मैं कुछ समय के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं और मिस जेनी को पूर्वी राजधानी तक ले जाना चाहता हूं। लिफ्ट लेना। युवक की आवाज दृढ़ थी, उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं और चेहरा लाल था। उसके शरीर से प्रकाश की हल्की किरणें निकल रही थीं। बहुत जिद्दी। क्या आपको यकीन है कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे? जिस क्षण आप पूर्वी राजधानी में जाएंगे, संभवतः मैं आपको पढ़ाना बंद कर दूंगा। लेलिन के चेहरे पर खिलवाड़ जैसा भाव था। ग्रैंड नाइट कोई बड़ी बात नहीं है। जेनी के परिवार में संभवतः पूरे 1 दर्जन लोग हैं। रास्ते में आने वाले खतरों की तो बात ही न करें, जिनके कारण संभवतः आपकी जान भी जा सकती है। उसे वापस भेजने के बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? आर्गस परिवार में कुछ गार्डों का कप्तान बने, या शायद इससे भी बदतर भाड़े का सिपाही बन जाना। क्या तुमने इन सब के बारे में सोचा है? लेलिन ने पूछा।
बेलिन का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर थी। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन अगर मैं जेनी को सुरक्षित घर नहीं भेज पाया तो मेरा दिल कभी शांत नहीं होगा। मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ। अच्छा, तुम जा सकते हो, लेकिन कभी वापस नहीं आओगे। लेलिन ने अपने इस खिलौने को देखा जो धार्मिकता से भरा था और अपने कमरे में लौटने से पहले उसने एक अल्टीमेटम दिया। तारांकन धमाका, तारांकन। दरवाजा जोर से बंद हो गया और बेलिन चुपचाप बाहर खड़ा रह गया। धन्यवाद, बेलिन। इस समय एक छोटे ठंडे हाथ ने बेलिन की कठोर हथेली को ढंक लिया। जेनी, तुम, बेलिन बोलते समय हकलाने लगा। एक उंगली जो उतनी ही बर्फीली थी और काफी सुगंधित थी बेलिन के होठों पर रखी गई। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जेनी ने बुदबुदाया और फिर अपना सिर बेलिन के कंधों पर टिका दिया। जब मैं छोटी थी तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद था वह था अपने पिता के शरीर से सटकर अपना सिर उनकी छाती पर टिकाना। अब क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए अपने कंधे दे सकते हैं? बेशक, यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। बेलिन वहीं स्तब्ध खड़ा था, उसके नथुने जेनी के बालों से आ रही खुशबू को सांसों के जरिए अंदर ले रहे थे। वह एक मांसपेशी भी हिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। अल्पविराम, एक रात बीत गई और बेलिन ने अपने प्यार को देखा जो उसका साथ छोड़ चुका था, और अपने कंधों पर नमी के निशान को भी देखा। फिर वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। चलो चलें। सामान ले जाने वाली एक छोटी घोड़ागाड़ी पर बेलिन ने खुरदरे कपड़े पहने थे और घोड़े के रखवाले जैसी पोशाक पहनी थी। जहां तक जेनी और जेम्स का सवाल है, वे घोड़ागाड़ी के एक डिब्बे के अंदर छिपे हुए थे। घोड़ागाड़ी के चारों ओर बड़ी बड़ी मशालें जलाई गई थीं, जो आसपास के अंधेरे को दूर कर रही थीं। चिंता मत करो, वे तुम्हें खोज नहीं पाएंगे, बेलिन ने उन्हें सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। जहां तक जेनी और जेम्स का प्रश्न है, वे केवल एक दूसरे को देख सकते थे और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा सकते थे। चूंकि लॉर्ड मार्क्विस की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए जेनी और जेम्स को यात्रा जारी रखने से पहले अपने घावों पर मरहम लगाने के लिए थोड़ी देर की राहत मिली। उनके नियोजित साहसी और भाड़े के सैनिक पहले ही यात्रा में मारे जा चुके थे, जिससे सभी को यह स्पष्ट हो गया कि कोई जेनी और उसके दल को बाधित कर रहा था। अब कोई भी मूर्ख उनके बहादुर रक्षक बनने के लिए आगे नहीं आया। इसके अलावा बैरन को भी गहरा पश्चाताप हुआ, जिसने एक नाइट और अपने अधिकांश विशिष्ट सैनिकों को खो दिया था। अब वह जेनी को ऐसे देख रहा था मानो वह प्लेग के देवता को देख रहा हो। उनके लिए जेनी, जो दुर्भाग्य के लिए चुंबक की तरह थी, जितनी जल्दी चली जाए उतना ही अच्छा होगा। किसी भी स्थिति में यह बेहतर होगा कि कोई भी घटना उनके अधीन क्षेत्र में न घटित हो, ताकि उन्हें दोषमुक्त किया जा सके। पूर्वी राजधानी से एक गुमनाम पत्र मिलने के बाद उनका ये रवैया और भी स्पष्ट हो गया। ये बात तो यहाँ तक थी कि उन्होंने जेनी को उनसे मिलने का मौका देने से भी इनकार कर दिया था। इस सामंतवादी क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य थे जो स्वतंत्र थे। बैरन को इस तरह से कार्य करते देखने के बाद पॉटर टाउन के सभी नागरिकों ने जेनी को कोई मदद नहीं दी। इस छोटी घोड़ागाड़ी को खरीदने के लिए बेलिन को बाजार मूल्य से 3 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ी। विक्रेता ने यहाँ तक जोर दिया कि वह केवल बेलिन को ही सामान बेचेगा, वह जेनी के साथ क्रेता विक्रेता संबंध भी नहीं रखना चाहता था। उन्हें इस बात पर कोई भरोसा नहीं था कि बेलिन ये साधारण खरीदारी पूरी कर सकेगा। हालांकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे और क्या कर सकते थे। मशालों और हथियारों की दुकानें बंद देखकर जेनी और जेम्स निराश हो गए। जहां तक बेलिन का प्रश्न है, वह और भी अधिक दुखी दिख रहा था। हालांकि उसने अपने दांत भींचे और कोड़ा फटकारने से पहले अपने पीछे बैठी जेनी की ओर देखा। तारांकन पापा, तारांकन। घोड़ागाड़ी चल पड़ी और तीनों यात्रियों को शहर से बाहर ले गई। 1 मिनट रुको, क्या मैं आपके लिए सवारी ले सकता हूँ? जब बेलिन के पीछे का शहर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और जब उसकी अनन्यता अपने चरम पर थी, तो उसने एक आवाज सुनी जो कानों को स्वर्गीय लग रही थी। बॉस। बेलिन ने अपनी आंखें रगड़ी और लेलिन को देखा जो काले लबादे पहने हुए था और उसके हाथ में एक छोटा सा बस्ता था। तुरंत ही उसकी आंखें अपराधबोध, उत्साह, राहत और कई अन्य भावों से भर गईं। लॉर्ड लेलिन, हम आपके हमारे साथ आने के लिए अत्यंत आभारी हैं। इस समय जेनी और जेम्स घोड़ागाड़ी के संकरे डिब्बे से बाहर निकले और मुस्कुराए, मानो किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। ऐसा लगता है कि यदि रहस्यमयी मिस्टर लेलिन उनके साथ शामिल हो गया तो उन्हें और क्या चिंता करनी थी। ये स्पष्ट था कि जेनी और जेम्स के चेहरों पर खुशी थी, चाहे उन्होंने इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश की हो। बेलिन के माध्यम से उन्होंने सफलतापूर्वक लेलिन को अपने साथ लाने में सफलता प्राप्त की है। ये रहस्यमय व्यक्ति संभवतः एक मैगस था। पूर्वी क्षेत्र में लौटने के बाद भी लेलिन को उनकी योजना में शामिल करना बेहद फायदेमंद रहा। जहां तक इन तुच्छ योजनाओं का सवाल है, लेलिन को उनके विचारों को जानने से पहले अनुमान लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया और बेलिन को गाड़ी तक ले जाने की अनुमति दी। इस शक्तिशाली विशेषज्ञ लेलिन के किले को संभालते ही अन्य तीनों को तुरंत बेहतर महसूस हुआ। उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल किया था उसे फेंक दिया तथा घोड़ागाड़ी के अंदरूनी हिस्से को भी बदल दिया, ताकि ऐसा लगे कि वह सामान के बजाय यात्रियों को ले जा रही है।
अब उन्हें यात्रा के दौरान उस छोटी सी जगह में सिमटकर नहीं रहना पड़ता था। दा तारांकन। घोड़ागाड़ी के पहिए घूमने लगे, क्योंकि दोनों बूढ़े घोड़े अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए दौड़ पड़े। मास्टर लेलिन, आप अपनी दुकान छोड़कर मेरे साथ पूर्वी राजधानी क्यों आना चाहते हैं? बेलिन ने लेलिन की ओर देखा जो एक तरफ आराम कर रहा था। उसने पूछने से पहले अपने आप को जितना हो सके उतना रोक रखा था। बेशक ये तुम्हारे लिए है, मूर्ख। अगर मैं तुम्हें अकेले जाने दूं तो मुझे कैसे आश्वस्ति मिलेगी? लेलिन ने अपनी आंखें खोलीं और उदासीनता से बोला, बॉस, मैं बहुत भावुक हो गया हूं। बेलिन भावुक होकर बोला, उसकी आंखों में चमकते आंसू उमड़ आए। यदि आपने सोचा कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा तो आप गलत हैं। इसके तुरंत बाद लेलिन के अगले शब्दों से बेलिन स्तब्ध रह गया। ब्लेजिंग हैमर्स का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। मैं पूर्वी राजधानी में जाकर कुछ व्यवसाय करने या शाखा खोलने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना चाहता था। चूंकि तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि तुम पहले से ही वहां जा रहे हो। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आप शायद यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आपको मेरी चिंता है ना बॉस? बेलिन टूटने को तैयार दिख रही थी, जबकि जेनी और जेम्स ऐसे दिख रहे थे जैसे वे हंसना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बस जो भी सोचना है सोचो। लेलिन अवाक होकर उस आदमी को देखता रहा जो थोड़ा ज्यादा अहंकारी था। वह उदासीनता से बोला और अपने कपड़ों में दुबक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो गया हो। हालांकि उसने मन ही मन सोचा, एआई चिप, मुझे मेरे वर्तमान आंकड़े दिखाओ। बीप। लेलिन फॉलियर। रैंक 2 वॉरलॉक, रक्तरेखा, विशाल कैमोइन सर्प। शक्ति 21.1, चपलता 14.4, जीवन शक्ति 27.9, आध्यात्मिक बल 77, 104.3, जादुई शक्ति 77, जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। स्थिति, चेतना का सागर खंडित है। आध्यात्मिक शक्ति का एक भाग ठोस हो जाता है। इन 2 वर्षों में लेलिन ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए लगातार औषधियों का उपयोग किया। इस समय तक उसके शरीर की चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। हालांकि उसकी चेतना के सागर और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को हुए नुकसान को ठीक करना एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी, जिसके कारण लेलिन अधीरता महसूस करने लगा। इसलिए अपने वॉरलॉक वंश के कारण उसकी भावनाएं भड़कने के बाद उसने पूर्वी राजधानी में जाने और इस प्रक्रिया की दर बढ़ाने का एक तरीका खोजने का फैसला किया था। रैंक 3 मैगस अल्रिक से निशान को निष्कासित करने के बाद वह अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का हिस्सा मुक्त कर सकता था और अपनी ताकत को शीर्ष रैंक 1 मैगस के बराबर वापस ला सकता था। चाहे दक्षिणी तट हो या ट्वाइलाइट जोन, इस शक्ति से युक्त मैगी उत्पात मचा सकते हैं। जब तक किसी की मुलाकात रैंक 2 से ऊपर के मैगस से नहीं होती थी, तब तक वे मूलतः हत्याचारी थे। यद्यपि ट्वाइलाइट जोन में बहुत सारी उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें थीं, फिर भी दक्षिणी तट की तुलना में समग्र शक्ति में कुछ अंतर थे। लेलिन, जिन्होंने उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक का प्रशिक्षण भी लिया था, इन अंतरों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। प्राचीन मागी से प्राप्त उच्च कोटि की ध्यान तकनीकें मागस को प्रत्येक स्तर पर मजबूत बनाने में मदद कर सकती थीं, तथा उन्हें सभी प्रकार की अद्भुत शक्तियां भी प्रदान कर सकती थीं, लेकिन फिर भी कुछ स्पष्ट नुकसान थे। एक निश्चित बिंदु तक प्रशिक्षण के बाद सामान्य नश्वर संसाधन उनके लिए किसी काम के नहीं रह जाते थे, और केवल विचित्र या किसी अन्य दुनिया की वस्तुएं ही किसी व्यक्ति की ध्यान तकनीक में प्रगति करने में मदद कर पाती थीं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्ति किसी न किसी बिंदु पर अटक ही जाएगा। प्राचीन काल में मागी ने एक के बाद एक दुनिया पर कब्जा कर लिया और विशाल मात्रा में संसाधन एकत्रित कर लिए। इसके अलावा ट्वाइलाइट जोन और बाहरी दुनिया के बीच संबंध अभी भी मौजूद था, इसलिए यह कोई समस्या नहीं थी। हालांकि परेशानी वाली बात यह थी, ट्वाइलाइट जोन ने न केवल अन्य दुनियाओं से संसाधनों की आपूर्ति खो दी थी, बल्कि उसने भूमिगत दुनिया से भी संपर्क खो दिया था। कुछ उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें आवश्यक सामग्रियों के मामले में अत्यंत कठोर थीं, तथा उनका कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए हालांकि यहां मैगी का प्रतिशत दक्षिणी तट की तुलना में बहुत अधिक था, फिर भी दोनों तरफ रैंक 2 मैगी की संख्या संभवतः समान थी। जहां तक रैंक 3 मैगी का सवाल है, लेलिन ने अनुमान लगाया कि यहां उनकी संख्या दक्षिणी तट की तुलना में और भी कम होगी। आखिरकार किसी जादूगर का पद जितना ऊंचा होता है, उसे उतनी ही दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ये बात मैगी के लिए और भी अधिक सत्य थी, जो उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों का प्रयोग करते थे। इन बहुमूल्य संसाधनों की सहायता के बिना मैगी केवल समय का उपयोग कर सकती थी और इन तकनीकों में कभी कभार थोड़ी सी प्रगति कर सकती थी। इतनी गति किसी मैगस को नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में डालने के लिए पर्याप्त होगी। अधिकांश मागी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करने के बाद भी अपनी ध्यान तकनीक के प्रथम स्तर को पार नहीं कर सके, तथा अपने भाग्य को स्वीकार करने में अनिच्छा से भर गए तथा अपनी मृत्यु के समय पश्चाताप से भर गए। लेकिन लेलिन की उन्नत ध्यान तकनीक कैमोइन प्यूपिल के लिए भी विशिष्ट संसाधनों की आवश्यकता थी। यदि ये तथ्य न होता कि उसे प्राचीन 1000 आंखों वाले स्टारफिश का मांस विशुद्ध भाग्य से प्राप्त हुआ था, तो लेलिन को भी ये पता नहीं था कि उसे अपने हृदय को पूरी तरह से नया आकार देने में कितना समय लगेगा, और इस प्रकार वह रैंक 2 मैगस बन जाएगा। इसके अलावा अन्य उन्नत ध्यान तकनीकों की तुलना में वॉरलॉक के लिए मानदंड बहुत कठोर थे।
किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कैमोइन के शिष्य में प्रशिक्षण लेने के लिए सबसे पहले आपके पास विशालकाय कैमोइन सर्प की प्राचीन रक्तरेखा होनी चाहिए। बस यह एक शर्त ही अधिकांश अनुयायियों को परेशान करने के लिए पर्याप्त थी। चाहे वह दक्षिणी तट हो या ट्वाइलाइट जोन, वहां प्राचीन रक्तवंश वाले प्राणी बहुत कम थे। वे व्यवहारिक रूप से विलुप्त हो चुके थे। कोई भी अनुचर जो किसी प्राचीन वंश से सार का कुछ अंश प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये कार्य आधिकारिक जादूगर बनने की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन होगा। उदाहरण के लिए कैमोइन के प्यूपल को ही लें। यदि कोई विशालकाय कैमोइन सांप या काले होरल सांप का रक्त प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है और इसके बजाय अगले सर्वोत्तम विकल्प को चुनता है, तो यहां तक कि परिपक्व मैनकिस्ट्रे सांप से रक्त प्राप्त करना, जिसमें आधिकारिक मैगस की ताकत थी, स्तर 3 के अनुयायियों के लिए एक असंभव कार्य था। उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों के लिए बहुत कठोर आवश्यकताएं थीं, और वे ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें दूरदराज के क्षेत्रों, जैसे कि ट्वाइलाइट जोन, से आए जादूगर पूरा कर सकते थे। इसलिए, हालांकि यहां दक्षिणी तट की तुलना में अधिक प्राचीन विरासतें छोड़ी गई थीं, फिर भी दोनों तरफ की शक्ति लगभग समान थी, या शायद ट्वाइलाइट जोन की शक्ति दक्षिणी तट की तुलना में कम थी। समय के साथ सब कुछ आगे बढ़ रहा है। ये सब सोचते हुए लेलिन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि दक्षिणी तट को पूर्ण विरासत प्राप्त नहीं हो सकी थी, फिर भी युवा पीढ़ी के मागी उतने ही प्रतिभाशाली और शोध में उतने ही अच्छे थे जितने प्राचीन मागी थे। ऐसी स्थिति में, जहां उनके पास विशिष्ट संसाधनों की कमी थी, उन्होंने स्वतंत्र रूप से मैगी को आगे बढ़ाने के लिए एक और तरीका निकाला, ग्रिम वाटर का उपयोग करना और रैंक एक मंत्र मॉडल के माध्यम से उत्तेजना के माध्यम से आगे बढ़ना। यद्यपि इससे मैगस की जीवन शक्ति पर बुरा असर पड़ा और यहां तक कि उनके भविष्य में भी बाधा उत्पन्न हुई, फिर भी रैंक 1 और 2 तक पहुंचने की कीमत अभी भी सस्ती थी। कम से कम उच्च कोटि की ध्यान तकनीकों की तुलना में, जिनके लिए बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है। हालांकि इस सरलीकृत संस्करण का उपयोग करने के लिए संसाधनों की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन इन्हें दक्षिणी तट से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके पूरा किया जा सकता था। इस प्रकार, इससे दक्षिणी तट की समृद्धि को बढ़ावा मिला। सभी उच्च स्तरीय सामग्रियां एकत्रित की गईं और सामूहिक रूप से उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों के साथ मैगी को प्रदान की गईं, जिससे ये गारंटी मिल सके कि वे अपनी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति विकसित कर सकें और अपना शासन बनाए रख सकें। समय के साथ चीजें बेहतर हो रही हैं। यद्यपि दक्षिणी तट पर मैगी द्वारा सरलीकृत संस्करण का उपयोग करना सर्वोत्तम विकल्प नहीं था, फिर भी दक्षिणी तट की भूमि के लिए यह संभवतः सबसे उपयुक्त था। लेलिन ने आह भरी। यद्यपि दक्षिणी तट पर प्राचीन विरासतों की मात्रा ट्वाइलाइट जोन के साथ अतुलनीय नहीं थी, फिर भी उन्होंने पहले कभी इतने सारे मैगी नहीं देखे थे जो प्राचीन मैगी की शक्ति पर इतने अधिक आसक्त थे। वे टूटी हुई विरासत का एक हिस्सा पाने के लिए एक दूसरे को मार डालने को तैयार थे। लेकिन ट्वाइलाइट जोन के मैगी के पास उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों का प्रशिक्षण है, जो ये साबित करता है कि यहाँ दक्षिणी तट की तुलना में प्राचीन काल के और भी अधिक संसाधन मौजूद होंगे। यह मेरे लिए एक मौका हो सकता है। लेलिन प्रसन्न हो गया। उनके लिए उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों को एकत्रित करना, अपना डाटाबेस भरना, पवित्र ज्वाला को पूरा करना, तथा कैमोइन के शिष्य के चौथे स्तर की विषय वस्तु का अनुकरण करना उनके कुछ लक्ष्य थे। उनका दूसरा उद्देश्य भूमिगत दुनिया से बहुमूल्य सामग्री प्राप्त करना था, साथ ही ऐसी वस्तुएं प्राप्त करना था जो उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों में प्रगति करने में सहायक हो सकें। अब सावधान रहो, वे पहाड़ियां आगे हैं जिन पर पहले हम पर घात लगाया गया था। इस समय जेम्स ने बात की और चुप्पी तोड़ी। बेलिन ने तुरंत अपनी तलवार पकड़ ली। जहां तक लेलिन का सवाल है, वह 1 इंच भी नहीं हिला। उसके लिए लेवल 3 के अनुयायी द्वारा किया गया घात हमला महज एक मजाक था। घोड़ागाड़ी आगे बढ़ती रही और बहुत जल्द ही दोनों ओर पहाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। आसमान तक फैले बड़े बड़े पेड़ जमीन पर भयावह छायाएं डाल रहे थे, जो घात लगाने के लिए भी उपयुक्त स्थान था। जमीन पर बड़ी मात्रा में पैरों के निशान और खून के निशान थे, यहाँ तक कि आसपास की चट्टानें और पेड़ भी असंख्य तीरों और तलवारों के वार से बने निशानों से ढके हुए थे। यद्यपि यह हमला कुछ समय पहले हुआ था, फिर भी लोगों द्वारा निशानों को ढकने के बावजूद उस वीभत्स दृश्य की कल्पना करना अधिक कठिन नहीं था। ये सब देखकर जेनी का शरीर कांप उठा और वह तुरंत घोड़ागाड़ी में वापस चली गई। जहां तक जेम्स का प्रश्न है, उसने गहरी सांस ली। मिस जेनी मात्र 15 वर्ष की लड़की है। ये सब उसके लिए बहुत गंभीर और बहुत जल्दी है। चूंकि वह एक कुलीन परिवार में पैदा हुई और पली बढ़ी, इसलिए उसने कुलीन होने के गौरव और शानदार जीवन शैली का आनंद लिया है। हालांकि उसे भी अपनी आयु या लिंग की परवाह किए बिना एक महिला की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। यह उसका आह्वान है। इस समय लेलिन, जो उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक पवित्र ज्वाला का अनुकरण कर रहा था, ज्ञान के साथ बोला। लॉर्ड लेलिन के शब्दों में दार्शनिक तत्व छिपा है। जेम्स मुस्कुराया और प्रशंसा की, लेकिन लेलिन की आंखें चमक उठीं। तभी उन्होंने पवित्र ज्वाला का एक अलग अनुकरण करने का प्रयास किया था। जेम्स की बात सुनने के बाद उसने अपनी भावनाओं के साथ उत्तर दिया। हालांकि जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके शब्दों में कोई संदेह नहीं था। क्या ये भाग्य की शक्ति है? मुझे लगता है कि मैंने उसकी छवि का एक हिस्सा देख लिया है। लेलिन मुस्कुराया। उन्हें पहले से ही यह समझ थी कि पवित्र ज्वाला भाग्य की शक्तियों से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने का रास्ता भी बेहद विचित्र था।
आगे बढ़ने से पहले जहां नियति टकराती है वहां शिखर पर एक रहस्यमय वस्तु को अवशोषित करना पड़ता है। जहां तक भाग्य का सवाल है वह संसार के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किंवदंतियों में कई नायकों को हमेशा एक या दो ज्योतिषियों का समर्थन प्राप्त होता था जो भविष्यवाणियां पढ़ सकते थे। ये सब आपसी लाभ के लिए था। केवल इन मुख्य पात्रों के साथ रहने से जो महान कार्यों के लिए किस्मत में थे, भाग्य की शक्तिशाली ताकत एकत्रित हो जाएगी। जब भी उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेना होता था तो ऐसा तब होता था जब भाग्य का संयोग अपने चरम पर होता था। इस उच्च कोटि की ध्यान तकनीक में साधना करने वाले जादूगरों को पहले इस महान शक्ति की सराहना करनी थी और इसके द्वारा प्रभावित होना भी था। इन भाग्य की संतानों के लिए परिणाम बदलने के लिए मागी को प्रयास करना पड़ा और अनुकूलन करना पड़ा। इस प्रगति के दौरान उन्हें अपनी ध्यान तकनीक को आगे बढ़ाने और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अक्सर रहस्यमय किंतु विशिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना पड़ता था। भाग्य और भविष्यवाणी कैसी अद्भुत शक्ति है। लेलिन की नज़र बेलिन, जेनी और जेम्स पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों में से कोई ऐसा था जो ट्वाइलाइट जोन का पूरा इतिहास बदल सकता था। हालांकि चूंकि लेलिन ने केवल पवित्र ज्वाला का अनुकरण किया था और वास्तव में इस ध्यान तकनीक में प्रशिक्षण नहीं लिया था, साथ ही यह अधूरा था, इसलिए वह यह नहीं बता सकता था कि इतिहास को बदलने वाला व्यक्ति कौन होगा। फिर भी लेलिन को यह निश्चित रूप से पता था कि बोटेली परिवार द्वारा अपने पूर्वजों की आत्माओं का बलपूर्वक उपयोग करने का तरीका बहुत ही दुर्भावनापूर्ण था। पवित्र ज्वाला, ये कैसी अद्भुत ध्यान तकनीक है। लेलिन बता सकता था कि प्राचीन काल में भी भविष्य बताने वाली उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें बहुत दुर्लभ थीं। हालांकि उनका ध्यान तकनीक बदलने का कोई इरादा नहीं था। ध्यान तकनीक की अपूर्णता को ध्यान में न रखते हुए जेना की विचित्र मृत्यु की घटना अभी भी उनके मन में स्पष्ट रूप से उभरी हुई थी। वह अगला जेना नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा उसे इस क्षमता पर भरोसा नहीं था जो भविष्य बता सकती थी। लेलिन की नज़र में भविष्य लगातार बदल रहा था और उसे समझा नहीं जा सकता था। भले ही वह कभी कभार कुछ दृश्यों पर पकड़ बना लेता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह भविष्य को नियंत्रित कर सकता था। ये दर्शन शास्त्र में भिन्नता थी और एक ऐसा विषय था जहां मागी के विचार सबसे भिन्न थे। इस कारण से भले ही लेलिन ने पवित्र ज्वाला में प्रशिक्षण के लिए अपनी ध्यान तकनीक को बदल दिया हो, तो भी वह निश्चित रूप से प्रबुद्ध नहीं होगा और तकनीक के कारण उसकी चेतना के सागर को काफी नुकसान भी हो सकता है। हालांकि लेलिन अभी भी इस क्षमता के बारे में सोचकर अपने दिल में लार टपकाता था। यद्यपि ये भविष्यवाणियां झूठी हो सकती थीं, फिर भी कई परिस्थितियों में वे महत्वपूर्ण संदर्भ और पूरक सूचना स्रोत थीं। शायद पवित्र ज्वाला तकनीक को पूरा करने और इसे प्रचारित करने के बाद मैं इसमें साधना करने वाले लोगों की कुछ शक्ति छीन सकता हूं और जादुई गुणों वाली कुछ वस्तुएं बना सकता हूं। लेलिन के दिमाग में अचानक एक विचार आया और जिस क्षण यह विचार आया, इसने उसके दिमाग में गहरी जड़ें जमा लीं। बिल्कुल, यदि मैं प्रशिक्षण के दौरान ऐसा करता हूं, तो मैं अभी भी स्थिति को देख सकता हूं और प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त कर सकता हूं और तकनीक को लगातार बेहतर बना सकता हूं। यदि मैं असफल भी हो जाऊं तो भी मैं केवल कुछ आध्यात्मिक शक्ति और संसाधनों का नुकसान उठाऊंगा, लेकिन मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मैं सफल हो गया तो रैंक 3 मैगी भी मुझसे ईर्ष्या करेगी। गाड़ी बिना किसी परेशानी के एक पहाड़ी को पार कर गई और फिर एक खेत में आ गई। जेम्स और बेलिन, जो पूरे समय बेहद घबराए हुए और तनावग्रस्त थे, ने राहत की सांस ली। समतल भूमि पर उन पर घात लगाकर हमला करना असंभव था, इसलिए वे निश्चिंत थे। लूलू, तारांकन। जैसे ही लेलिन अपने विचारों पर विचार कर रहा था, दूर से घोड़ों की सरपट दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं। दूर क्षितिज पर प्रकाश की एक चमकदार किरण दिखाई दी और वह शीघ्र ही काले बादल में बदल गई। काले चमड़े का कवच पहने कई शूरवीर काले घोड़ों पर सवार होकर तूफान की तरह तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से लगाम पकड़ी हुई थी और बाएं हाथ में जलती हुई मशालें थीं। बहुत जल्द ही कई शूरवीरों ने उस छोटी घोड़ा गाड़ी को घेर लिया जिसमें बेलिन का दल था। लिलान महल से गैरीसन सैनिक। पागल आदमी, पागल, उन्होंने वास्तव में हमें घेरने के लिए सेना तैनात की थी। जेम्स के चेहरे पर पहले तो अतुलनीय भय था, जो जल्द ही निराशा में बदल गया। मागी अत्यंत शक्तिशाली थे और सामान्य मनुष्यों को चींटियां समझते थे। हालांकि आम लोगों को सेना के माध्यम से घेरने का ये परिदृश्य अलग था। उच्च स्तरीय मैगी के लिए, चाहे वहां कितने भी सामान्य मनुष्य क्यों न हो, यह उनके लिए एक और मौत का शब्द था। मैगी के शरीर से निकलने वाली विकिरण ही सामान्य मनुष्यों को पीड़ा में मरने के लिए छोड़ देगी। हालांकि जेम्स, जो एक अनुचर था, में ऐसी भयानक ताकत नहीं थी। उन्होंने एक बार एक परिदृश्य के बारे में सोचा था, यदि उनका सामना 100 या उससे कम सैनिकों से हो तो वे गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेकर उन सभी को मार सकते थे। हालांकि यदि और अधिक होते तो वह ऐसा नहीं कर पाता। एक जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति अनंत नहीं थी। भले ही उनमें असाधारण शक्ति हो, फिर भी वे प्राकृतिक सीमाओं से ग्रस्त होंगे। भले ही जेम्स स्तर 3 का अनुयायी था, लेकिन जब उसका सामना 100 विशिष्ट सैनिकों की टुकड़ी से हुआ तो वह केवल पीछे हट सकता था।
प्रतिद्वंद्वी पक्ष के पास बहुत अधिक लोग थे और यदि वे उन्हें मारने के लिए पंक्तिबद्ध भी हो जाएं, तो भी उसकी अल्प मात्रा में आध्यात्मिक बल और जादुई शक्ति उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। और यदि इन सैनिकों के स्थान पर घुड़सवार सैनिक रख दिए जाएं तो निराशा ने पहले ही जेम्स के दिल पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इतने सारे घुड़सवारों से घिरे होने के कारण वह अधिक से अधिक यही कर सकता था कि वह अपनी जादुई कलाकृति के साथ स्वयं भाग निकले और जेनी को पीछे छोड़ दे। लेकिन अब लॉर्ड लेलिन हमारे साथ हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जेम्स ने लेलिन की ओर देखा और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। ऐसी स्थिति जहां जादूगरों और नागरिक सैनिकों से बनी एक टुकड़ी एक दूसरे से लड़ रही हो, ट्वाइलाइट जोन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। आखिरकार कोई भी राजा किसी आधिकारिक जादूगर को मूर्खतापूर्ण तरीके से उकसाएगा नहीं। इसके अलावा जहां तक मैगी का सवाल है, वे छिपकर काम कर सकते थे और जादू कर सकते थे तथा अपराधी का जीवन आसानी से समाप्त कर सकते थे, तो फिर वह अपना समय व्यर्थ क्यों बर्बाद करे। यदि लॉर्ड लेलिन वास्तव में आधिकारिक मैगस थे, तो उन्हें इस खतरे के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। जेम्स ने मन ही मन इन उत्साहवर्धक विचारों से खुद को सांत्वना दी और फिर उसने बेलिन की घबराई हुई, लगभग भय से भरी हुई आवाज सुनी, जो पूछ रही थी, आप सब कौन हैं? यद्यपि वह आगे बढ़ चुका था और ग्रैंड नाइट बन चुका था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका रवैया इस तथ्य के अनुरूप नहीं था। भावशून्य और घनी सेना को देखकर छोटे शहर के निवासी का हृदय भय से भर गया। पृष्ठभूमि में घोड़ों की हिनहिनाहट के साथ घुड़सवार सेना की पंक्तियों के बीच एक छोटा रास्ता खुल गया। काले रंग का चीनी सूट पहने और माथे पर मानव खोपड़ी का निशान लिए एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। रोड्स, ये सचमुच तुम हो? आपने यहां तक साहस किया कि कुछ सैनिकों को यहां तैनात कर दिया। क्या आपको दंडित किए जाने की चिंता नहीं है? जेम्स के चेहरे पर क्रोध और पछतावे का अजीब मिश्रण दिखाई दे रहा था। मेरे प्यारे बड़े भाई, यह मैं हूं, रोड्स ने उपहास किया। बड़े भाई? स्तब्ध बेलिन को अब पता चला था कि अगर रोड्स के चेहरे पर लगा वह भयावह निशान हटा दिया जाए तो वह काफी हद तक जेम्स जैसा दिखेगा। हम सभी आर्गस परिवार द्वारा नियोजित हैं। इस प्रकार सैनिकों को एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेकर लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेम्स ने एक अंतिम समझौता करने की कोशिश की। भाई जेम्स, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं तुमसे बेहतर हूं। यहां तक कि अपने नेता को चुनने के मामले में भी। ये निश्चित रूप से आर्गस परिवार का अगला मुखिया होगा। रोड्स के चेहरे पर गहरी नफरत झलक रही थी। अगर यह हमारे बचपन के दिनों में घटी घटना है तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगूंगा। मैं आपके सामने घुटने टेक सकता हूं। फिर भी रोड्स, किसी को इस भंवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तुम्हें मार सकता है। ही। अब ये बातें कहने का क्या फायदा है? रोड्स ने एक अजीब सी मुस्कान दी और पास आ गए। आप सभी कष्टप्रद। लेलिन, जो गाड़ी के आगे था, ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए भौहें सिकोड़ी। जैसे ही उसने अपनी योजना पर विचार किया और उसे सुधारा, अचानक रोड्स ने उसे बाधित कर दिया और जल्द ही एक बुरी आग रोड्स के पास आ पहुंची। क्या ये लॉर्ड लेलिन है? रोड्स ने गहरा प्रणाम किया। इस व्यक्ति के सामने, जिसके बारे में यह निश्चित था कि वह एक आधिकारिक जादूगर है, उसने असम्मानजनक व्यवहार करने का साहस नहीं किया। यह आर्गस परिवार का आंतरिक मामला है। इसके अलावा हमारे परिवार के लॉर्ड सिगफ्राइड भी एक सम्मानित लॉर्ड मैगस हैं। वह भी आपसे मिलना चाहता है। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। दादाजी सिगफ्रीड को आपने धोखा दिया है। लेलिन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जेनी एकदम सीधे और अचानक उछल पड़ी, जैसे बिल्ली का बच्चा डर या गुस्से में आकर अपनी पूंछ से उछलता है। आर्गस परिवार के आधिकारिक जादूगर को सिगफ्राइड के नाम से जाना जाता है ना? ऐसा लगता है कि वह इन दोनों सेनाओं का एक ही पूर्वज है। लेलिन को इस मैगस पर कुछ दया आई। सत्ता पाने के लिए उसके अपने वंशज एक दूसरे को पीट रहे थे। शायद इन सब बातों से उसे सिरदर्द हो रहा है, या शायद उसे ऐसी बातों की परवाह नहीं है। आखिरकार एक मैगस का जीवनकाल बहुत लंबा था। कुछ पीढ़ियां बीत जाने तक मैगस का अपने परिवार के प्रति जो भी स्नेह और भावनाएं थीं, वे बहुत कम हो चुकी होंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि सिगफ्रीड का समर्थन किसके पास है, लेकिन मेरा मानना है कि आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं। अब तुरंत एक तरफ हट जाओ। लेलिन ने उसे खुलकर डांटा। रोड्स ने जिसका उल्लेख किया था, वह तो केवल लेवल 1 का मैगस था, जो निश्चित रूप से उसमें भय उत्पन्न नहीं कर सकता था, लेकिन वह रोड्स के रवैये से अत्यंत निराश था। इस तरह की डांट से रोड्स का मन स्पष्ट रूप से उदास हो गया और वह वहीं खड़ा होकर मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने चारों ओर देखने लगा। उसका चेहरा भी लाल हो गया। उनका हर प्रयास और उपलब्धियां उनके परिवार की नज़रों में मजाक की तरह थीं। यह अनुचित है। फिर से मुझे ऐसी ही आवाज़ सुनाई दी, और एक बार फिर मुझे ऐसी ही अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है। और बचपन में मेरा बड़ा भाई भी ऐसा ही था। वह हर बात में मुझसे अधिक शक्तिशाली क्यों है? सारी अच्छी चीज़ें उसके साथ ही क्यों होती हैं और मेरे साथ क्यों नहीं? रोड्स की आंखें लाल हो गईं। इसके अलावा ये भी स्पष्ट नहीं है कि लेलिन आधिकारिक मैगस है या नहीं। इस बात की संभावना है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे जेनी ने मुझे डराने के लिए रखा हो।
रोड्स ने दृढ़ता से अपना हाथ हिलाया, आगे बढ़ो। भीड़ के सैनिकों ने आदेश प्राप्त किया और तुरंत आगे बढ़ गए। भले ही आप एक आधिकारिक मैगस हैं, तो क्या हुआ? इतने सारे शूरवीरों का सामना करते हुए आपकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक समय तक नहीं टिकेगी। इस मिशन के पूरा होने के बाद अगर सबसे बुरी स्थिति भी आई तो मैं खुद को आर्गस परिवार के भीतर छिपा लूंगा और आराम से रहूंगा। खैर, जब मैं लॉर्ड सिगफ्रीड के संरक्षण में हूं तो आप क्या कर सकते हैं? रोड्स ने लेलिन को दृढ़ता से देखा, उसका चेहरा असामान्य रूप से हल्के लाल रंग में बदल गया। मेरे नाथ, जेनी, आप दोनों कृपया आगे बढ़ें। इसके बाद बेलिन ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसका पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया। वह एक छोटे से विशालकाय व्यक्ति जैसा लग रहा था क्योंकि उसने गाड़ी को नुकसान से बचाया था। दुश्मन के आक्रमण के बाद उसने युद्ध की तैयारी की और गुप्त नाइट तकनीकों का प्रयोग किया जो लेलिन ने उसे बताई थी। इसके अलावा लेलिन की आंखों में रोड्स के असामान्य चेहरे के परिवर्तन का कारण तुरंत ही स्पष्ट हो गया। उसकी पुतलियां असामान्य रूप से फैली हुई हैं। उनके मस्तिष्क में रक्त प्रवाह 34% तक बढ़ गया है, जो उनकी आत्मा को पहुंची क्षति का स्पष्ट लक्षण है। विक्षिप्त दिखने वाले रोड्स को देखकर लेलिन को कुछ हद तक समझ में आ गया कि प्रतिद्वंद्वी इतना बेलगाम व्यवहार क्यों कर रहा था। मैगी का अध्ययन अत्यंत खतरनाक था। अभिव्यक्ति का कोई भी रूप मैगस के जीवन का बलिदान कर सकता है। इसके अलावा, यदि चेतना, ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो कई हानिकारक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इस रोड्स को स्पष्ट रूप से चेतना के सागर को कुछ नुकसान पहुंचा जब वह स्तर 3 अनुयायी बन गया। वह अपनी आत्मा और अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाता और इसलिए वह काफी घबराया हुआ दिखाई देता है। हालांकि रोड्स के पागल होने का कारण केवल एक छोटी सी बात है। लेलिन ने उसे केवल एक हल्की सी नज़र से देखा, फिर उसने अपना ध्यान आक्रमणकारी घुड़सवार सेना पर केंद्रित कर लिया। उसके मुंह से एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली। आक्रमणकारी सैनिकों में लगभग 200 लोग थे। ऐसा लगता है मानो लीलान महल का पूरा इलाका युद्ध के लिए उतर आया हो। उन सभी ने उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कवच पहन रखे थे और उनके हाथों में भाले और विशाल युद्ध कुल्हाड़ियां थीं, जिनमें तेज ठंडी चमक थी। 200 घोड़े आगे बढ़े और धरती कांपने लगी और इस शक्तिशाली हमले के कारण बेलिन एक छोटी, भ्रमित चींटी के समान दिख रही थी। इस तरह की युद्ध संरचना देखकर तो मैगस भी भौंचक्का रह जाता, लेकिन लेलिन शांति से खड़ा रहा, जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना घटित ही न हो रही हो। आप सभी लोग हमेशा एक जादूगर के खिलाफ एक आम आदमी की सोच का उपयोग क्यों करते हैं? उसने हल्की सी आह भरी और उसके हाथों से एक हल्की खाकी रंग की रोशनी जमीन पर गिरी। तारांकन हिस्सस। तारांकन, ये रोशनी एक जुगनू जितनी छोटी थी और ऐसा लग रहा था मानो इस पर सांस का एक झोंका इसे बुझा देगा। खाकी रंग की रोशनी जमीन पर दिखाई देने के बाद तुरंत ही दृष्टि से ओझल हो गई, मानो वह मिट्टी में मिल गई हो और तुरंत ही उस स्थान से कंपन की लहरें फैलने लगी जहां पर रोशनी मिट्टी में मिल गई थी। तारांकन टकराना, धमाका, धमाका, टकराना, टकराना, तारांकन। भूकंप के झटके सभी दिशाओं में फैलने लगे, जैसे कि कई डोमिनोज गिर गए हों और भूकंप की शक्ति बढ़ती गई और फैलती गई। अंततः वहां भूकंप भी आया। तारांकन क्रैक। तारांकन, जमीन फटने लगी। विशाल आघात तरंगों से शूरवीरों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे गोलियों की गोलीबारी में फंस गए हों। आसपास का वातावरण ऐसा लगने लगा मानो समुद्र की लहरें लगातार हिल रही हों। आह, भूकंप! मेरा घोड़ा, मुझे बचाओ, मेरे पैर टूट गए हैं। दरारें अग्रिम मोर्चे पर खड़े शूरवीर से खुलनी शुरू हुईं और जल्द ही उन्होंने उस स्थान को घेर लिया जहां पूरी घुड़सवार सेना थी। झटकों के साथ ही कई घोड़े लड़खड़ा गए और यहां तक कि उनके ऊपर बैठे घोड़े भी नीचे गिर गए। कानों को चीर देने वाली हड्डियों की दरारें, घोड़ों की हिनहिनाहट, ये सब भूकंप से उत्पन्न झटकों में दब गए। केवल एक निश्चित स्तर की शारीरिक क्षमता वाले बेलिन और जेम्स ही मुश्किल से शोर को पहचान पाते थे। तारांकन रंबल। आघात की लहर ने सभी सैनिकों को बहा दिया और तब तक आगे बढ़ती रही जब तक वे समाप्त नहीं हो गए। जहां तक इस मंत्र की खपत का प्रश्न है, यह मुश्किल से 5 आध्यात्मिक बल बिंदु था। जादूगरों ने बुद्धि का प्रयोग किया, पार्श्विक ताकत नहीं। लेलिन ने पहले जो किया वह यह था कि तितली प्रभाव का उपयोग करके विनाशकारी भूकंप लाने के लिए बहुत कम बल का उपयोग करने से पहले उन्होंने आसपास की स्थितियों की गणना की। बस एक ही बार, एक करारी हार। अब तक 200 से अधिक घुड़सवार सैनिक मर चुके थे। घायलों और टूटे हुए अंगों की चीखें सुनकर रोड्स स्तब्ध रह गए। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? रोड्स ने अपने दिल में दहाड़ लगाई, इससे पहले कि वह भागने के लिए पागलों की तरह मुड़ता। बेलिन, जाओ उसे पकड़ो। लेलिन ने रोड्स की ओर इशारा किया। हालांकि बेलिन वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। क्या तुम नहीं जा रहे हो? लेलिन ने अपनी उंगली हिलाई, तभी एक पारदर्शी हथेली ने बेलिन के सिर के पीछे थप्पड़ मारा। ओह, ठीक है। तभी बेलिन को होश आया और वह उस दिशा की ओर भागा जिधर रोड्स भागा था। मिस्टर लेलिन, नहीं, लॉर्ड लेलिन, मेरे दुस्साहपूर्ण प्रश्न को क्षमा करें, लेकिन एक आधिकारिक जादूगर के रूप में आपकी रैंक क्या है? तभी जेम्स ने अत्यंत सम्मानजनक औपचारिकता के साथ लेलिन को अपना सम्मान दिया और जेनी भी उसके पीछे पीछे चली।
मुझे, लेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक रैंक एक मैगस हूं जो सत्य के द्वार के सामने अपने पैर घसीट रहा है। तो आप वास्तव में एक आधिकारिक जादूगर हैं। कृपया पहले आपके प्रति हमारे अनादर को क्षमा करें। लेलिन के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद जेनी और जेम्स ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक बार फिर लेलिन के सामने झुककर प्रणाम किया, इससे पहले कि उनकी आंखों में अनियंत्रित खुशी भर जाती। मेरे नाथ, मैंने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया है। बेलिन की आवाज के साथ एक हल्की सी आवाज भी आई, जैसे किसी को जमीन पर फेंका जा रहा हो। ठीक है, चलो, अपने छोटे भाई से मिलो। लेलिन हंसा और सबसे पहले चला गया। जेम्स और जेनी उसके पीछे पीछे आए। गाड़ी के बाहर बेलिन एक बड़ी स्टील की तलवार पकड़े हुए था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां दिख रही थीं और उसकी त्वचा भी चमक रही थी। वह काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को घूर रहा था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर अभी भी काली खोपड़ी का निशान था। यह स्वाभाविक रूप से रोड्स था, जो अभी अभी बचकर आया था। यदि ताकत की बात की जाए तो इस स्तर 3 के अनुयायी को ग्रैंड नाइट बेलिन द्वारा इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकेगा। हालांकि लेलिन ने पहले ही रोड्स के शरीर के साथ कुछ किया था, और लेलिन कितना भयानक था ये देखकर रोड्स ने भी अपना आत्मविश्वास खो दिया था। इस तरह वह बेलिन द्वारा पकड़ा जा सका और यहाँ लाया गया। महाराज, हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बेलिन ने अपनी बड़ी तलवार रोड्स पर घुमाई। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। हालांकि बेलिन को पता था कि वह केवल रोड्स को डराने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई को गलत रास्ते पर जाते देख जेम्स के चेहरे पर उलझन थी। उसने कुछ कहने के लिए कई बार मुंह खोला, लेकिन तुरंत चुप हो गया। आखिरकार लेलिन ही यहाँ का प्रभारी था। इसके अलावा रोड्स को लेलिन के शिष्य ने पकड़ लिया था, इसलिए उसके पास अपने भाई से निपटने का अधिकार नहीं था। तुम मुझे नहीं मार सकते। रोड्स की सांस रुक गई। उनका शरीर किसी अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ प्रतीत हो रहा था। खून उसके चेहरे पर आ गया, जिससे वह लाल हो गया। ओह, और ऐसा क्यों है? लेलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं आर्गस परिवार का हिस्सा हूँ। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मास्टर सिगफ्रीड तुम्हें नहीं छोड़ेगा, रोड्स ने संघर्ष करते हुए उत्तर दिया। सपने देखते रहो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, जेनी ने उसे बीच में रोक दिया। युवती के चेहरे पर घृणा के भाव थे। तुम तो परिवार में एक विषय की उपाधि मात्र हो। भले ही आप स्तर 3 के अनुयायी हों, आपको क्या लगता है कि मास्टर सिगफ्रीड किसकी बात सुनना पसंद करेंगे, एक आधिकारिक जादूगर की या एक अनुयायी की? ये शब्द एक तीखे तीर की तरह थे, जो सीधे रोड्स के दिल में चुभ गए और उसे पीला कर दिया। जब तक इन प्रदत्त विषयों के पास कोई भूमि नहीं थी, तब तक उन्हें परिवार की प्रजा कहा जा सकता था। वास्तव में वे आर्गस परिवार के उच्च श्रेणी के सेवक थे, और रोड्स का पद भी यही था। इसके अतिरिक्त सिगफ्रीड भी अपने अनुचर के कारण समान श्रेणी के जादूगर को अपमानित नहीं करेगा। मुझे डर है कि दादाजी सिगफ्रीड के दिल में ये डर है कि अगर मेरे चाचा या यहाँ तक कि पिता भी किसी लॉर्ड मैगस को नाराज कर दें, तो वह उन्हें माफी के तौर पर मैगस के पास भेज देंगे। लड़की ने रोड्स की ओर देखा, जो अपनी रीढ़ खो चुका था और बदला लेने का उसका कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसे उस पर दया आ गई। सिगफ्रीड उनका बहुत दूर का रिश्तेदार था। उनका वंश वृक्ष संभवतः 7-8 पीढ़ियों पहले ही फैल चुका था। चाहे वह जेनी के पिता हों, उसके चाचा हों, या परिवार का कोई भी सदस्य जो आर्गस परिवार का नियंत्रण लेना चाहता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन था, जब तक कि उनके पास आर्गस परिवार का खून था। परिवारों में से एक को खोना, जो एक बाधा था, सिगफ्रीड के लिए वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के बाद ही मैगी के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाना संभव है। जेनी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसकी शक्ति की इच्छा तीव्र हो गई। एक दिन मैं आधिकारिक मैगस बन जाऊंगा। उस क्षण बेलिन को जेनी की आंखों से चमकती हुई असीम तारों की रोशनी दिखाई दी। उसके बारे में क्या ख्याल है? काय करते? बेलिन ने अपना सिर खुजलाया। जेम्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है, उसे सिरदर्द हो रहा है। उसको छोड़ दो, लेलिन अचानक चिल्लाया। मेरे नाथ! जेम्स को स्पष्टतः सुखद आश्चर्य हुआ और वह घुटनों के बल बैठा। मैं अपने स्वामी को मेरे बेकार भाई के लिए उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी अपने सगे छोटे भाई के प्रति बहुत सम्मान रखता था। हालांकि यहाँ फैसले लेने वाला लेलिन था। लेलिन के इरादों को पूरी तरह से समझे बिना उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि इससे मिस जेनी को परेशानी होगी। अब जब लेलिन रोड्स को जाने दे रहा था, तो उसकी आंखों में कृतज्ञता देखी जा सकती थी। चूंकि लॉर्ड लेलिन ने बोल दिया है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जेनी बोली। हालांकि जेम्स मन ही मन मुस्कुराया। इस स्वर से पता चलता था कि वह उससे नाराज थी। हालांकि अपने भाई के लिए वह दृढ़ रहा। शियू शियू तारांकन। लेलिन ने एक अदृश्य रस्सी खींच दी और रोड्स को खड़ा कर दिया गया। छुट्टी, मुझे फिर से तुम्हें देखने मत देना। बेलिन ने रोड्स को धक्का दिया और तलवार से इशारा करके उसे धमकाने का नाटक किया। रोड्स ने बेलिन की धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने भाई जेम्स की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था और वह जल्दी से वहां से चला गया। इस पूरे समय में उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह लेलिन की ओर देखे। लेलिन हंसा।
ये तो एक स्तर 3 का अनुयायी था जो मूलतः उसकी नज़र में चींटी के समान था। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि रोड्स मारा गया या रिहा कर दिया गया। हालांकि इससे उन पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, तो क्यों नहीं। उनका मानना था कि उन्हें उन लोगों के पक्ष में लौटना चाहिए जो कानून का पालन करते हैं और दयालु हैं। भले ही वह अपने दिल में ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करता था, फिर भी उस छवि को बाहरी तौर पर प्रदर्शित करना आवश्यक था। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे जादूगर के साथ जुड़ता है जो उनके लिए अजनबी हो, तो उसकी अच्छी प्रतिष्ठा के कारण कई लोगों की सतर्कता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अभी जेम्स और जेनी की आंखों में वह विवेक और सतर्कता नहीं दिखती जो पहले दिखती थी। अब उनके प्रति प्रशंसा और सम्मान बढ़ गया। अल्पविराम। रोड्स अत्यंत बुद्धिमान थे। एक आधिकारिक मैगस के रूप में लेलिन की स्थिति जानने के बाद उसने बुद्धिमानी से उन्हें अपनी यात्रा से और अधिक परेशान न करने का निर्णय लिया। इसी तरह निर्बाध यात्रा कई शहरों से होकर गुजरी, जिससे लेलिन और बेलिन को इस जगह के बारे में और अधिक जानने का मौका मिला। ट्वाइलाइट जोन एक शांतिपूर्ण क्षेत्र नहीं था, और ऐसे स्थान जहां सूर्य, पत्थर और प्रकाश नहीं पहुंच पा रहे थे, कई अंधेरे प्रकार के जीवों से भरे हुए थे। इसके अलावा मनुष्यों के अलावा कई अन्य बुद्धिमान प्रजातियां भी ऐसे क्षेत्रों में निवास करती थीं। रास्ते में लेलिन को कई सुंदर दिखने वाले चूहे मिले जो मानव बच्चों के आकार के थे और बड़े मकड़ियों पर सवार थे। वे एक प्रकार के योगिनी प्रतीत होते थे। जेनी के अनुसार ये अंधकार में कल्पित बौने थे जिनका राज्य उन क्षेत्रों में भी था जहां प्रकाश नहीं पहुंचता था। उनकी प्रजाति की शक्ति लगभग मनुष्यों के समान ही थी। बेशक जो जीव लेलिन और उनके दल के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, वे छाया में छिपे हुए थे। अंधेरे को दूर करने के लिए आग की लपटों या सूर्य पत्थर के बिना ये जीव मच्छरों की तरह झुंड में आगे बढ़ते थे और अनजान यात्रियों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे। इसलिए ट्वाइलाइट जोन में यात्रा करने के लिए पर्याप्त अग्नि स्टार्टर वस्तुओं या सनस्टोन के अलावा शक्ति भी आवश्यक थी। अन्यथा इसका एकमात्र परिणाम उजाड़ खेत में मल बनकर पछताना ही था। बेशक ये सब लेलिन, जो एक आधिकारिक मैगस था, के सामने कोई खतरा साबित नहीं हुआ। भले ही वह सबसे क्रूर प्राणियों का समूह था, वे उसके सामने केवल प्यारे छोटे पालतू जानवर थे जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता था। जेनी और जेम्स की आंखों में श्रद्धा भर गई जब उन्होंने लेलिन को देखा, जिसने ध्यान के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। लेलिन ने यात्रा के दौरान कई बार मदद की थी, लेकिन ये शक्ति लेलिन के पास मौजूद हिमशैल का वह कोना थी जो जेनी और जेम्स को पूरी तरह से सदमे और श्रद्धा में छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। वे सभी बार जब उसने हमला किया था तो वह आर्गस परिवार के संरक्षक सिगफ्राइड से अधिक हो सकता था। हालांकि ठीक इसी समय चलती हुई घोड़ागाड़ी रुक गई। लॉर्ड लेलिन, जेनी और सर जेम्स, हमारे सामने वीपिंग घोस्ट ग्राउंड है, क्या हमें कोई चक्कर लगाना चाहिए? बेलिन ने दरवाजा खोला और उसके एक हाथ में नक्शे का एक टूटा हुआ टुकड़ा था। मानचित्र पर जिस क्षेत्र में वे पहुंचने वाले थे वह वीपिंग घोस्ट ग्राउंड्स था। ये लाल रंग से घेरा हुआ था तथा इसमें लाल स्याही के कई छींटे थे जिससे ऐसा लग रहा था जैसे खून गिरा हो। हम पूर्वी राजधानी जा रहे हैं और सबसे तेज रास्ता वीपिंग घोस्ट ग्राउंड से होकर जाता है। इससे हमारा कुल समय का आधा हिस्सा बच जाएगा। यदि हम कोई चक्कर लगा रहे हैं तो हमें उत्तर की ओर गैरी बेसिन की ओर जाना होगा और फिर सिजली घाटी से होकर जाना होगा। इससे हमारा बहुत समय बर्बाद होगा। जेम्स ने लेलिन को समझाया। तो फिर वीपिंग घोस्ट ग्राउंड में क्या विशेष खतरे हैं? लेलिन ने पूछा। उसकी दिलचस्पी जागृत हो गई थी। जेम्स के भाषण से ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने भी इस मार्ग को मंजूरी दे दी थी। बेशक ये सब तभी संभव था जब लेलिन उनके साथ था। वीपिंग घोस्ट ग्राउंड्स पूरे ट्वाइलाइट जोन में एक बहुत प्रसिद्ध निषिद्ध क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि दो शक्तिशाली जादूगरों के बीच यहाँ युद्ध हुआ था, जिसके कारण कई रहस्यमयी घटनाएं और शक्तियां यहाँ छिपी हुई थीं, जो आज भी मौजूद हैं। जेम्स बहुत गंभीर था। इतिहास में ऐसा लिखा है कि वीपिंग घोस्ट ग्राउंड ने कई साहसी लोगों को निगल लिया है जिन्होंने इस मिथक पर संदेह किया था। भाड़े के सैनिक, शूरवीर, अनुचर और एक बार तो 10,000 की सेना भी थी। मिथकों के अनुसार एक आधिकारिक मैगस एक बार रोते हुए भूत मैदान से गुजरने में कामयाब हो गया था। उनके वर्णन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता था कि उस क्षेत्र में अनेक आत्माएं विद्यमान थीं। ये आत्मिक शरीर दुर्भावनापूर्ण इरादों से भरे हुए थे। एक बार जब कोई इस क्षेत्र में प्रवेश करता तो उसका लगातार पीछा किया जाता। आत्मा शरीर हो, इससे सचमुच यादें ताज़ा हो गईं। लेलिन मुस्कुराया। उन्होंने आत्मिक शरीरों के अपने शोध में गहनता से गोता लगाया था। इस क्षेत्र में उनसे अधिक सक्षम बहुत कम जादूगर थे। ये कहा जा सकता है कि उसे सबसे कम भय आत्मा शरीर का था। इसके अलावा चूंकि एक मैगस पहले ही इस क्षेत्र से सफलतापूर्वक गुजर चुका है, तो यह संभवतः बहुत खतरनाक नहीं होगा। तो फिर हम रोते हुए भूत मैदान से होकर जाएंगे। मैं पिछली पीढ़ी के मैगी के निशान देखना चाहता हूँ। लेलिन बोलते हुए हंसने लगा। जहां तक जेम्स और जेनी का सवाल है, उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। आर्गस परिवार के मार्क्विस की बीमारी पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी तथा समय कम होता जा रहा था। यदि वे ड्रैगन ब्लडड फ्लावर बर्ड को समय पर मार्क्विस के पास वापस नहीं भेज पाते तो बहुत संभावना थी कि उसे जहर देकर मार दिया जाता।
तब तक जेनी के दो चाचाओं ने संभवतः आर्गस परिवार की आंतरिक शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया होगा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे जेनी देखना नहीं चाहती थी। हालांकि उसे और जेम्स को वीपिंग घोस्ट ग्राउंड से गुजरने देना, ये तो मौत को आमंत्रित करने जैसा होगा। इसलिए ये सुनने के बाद कि लेलिन इसके लिए सहमत हो गया है, जेनी और जेम्स बहुत खुश हुए। ओह, मुझे यह मिल गया। तो हम रोते हुए भूत मैदान से होकर गुजरेंगे, है ना? ये नाम सचमुच अप्रिय है, बेलिन ने सहजता से कहा और चाबुक चलाने से पहले ड्राइवर की सीट पर वापस आ गया। एक स्थानीय व्यक्ति के रूप में अपनी दुनिया के बारे में उन्हें केवल पॉटर टाउन और पास के वुडी वेस्टलैंड्स के बारे में ही जानकारी थी। पॉटर टाउन में सीमित यातायात और जानकारी की कमी के कारण उन्हें अन्य स्थानों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वास्तव में यह उनकी पहली यात्रा थी। घोड़े की हिनहिनाहट और घोड़ागाड़ी के पहियों की तीलियों की चरमराहट के साथ वे धीरे धीरे रोते हुए भूत मैदान के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। चूंकि वीपिंग घोस्ट ग्राउंड को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था, इसलिए बहुत कम यात्री वहां जाने का साहस कर पाते थे। सड़कें बहुत पहले ही छोड़ दी गई थीं और उनके किनारों पर घास फूस और झाड़ियां उगाई थीं। बेलिन उन पटरियों को बड़ी मुश्किल से पहचान पाते थे जो कभी इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि वे उबड़ खाबड़ जमीन पर यात्रा कर रहे थे। जैसे जैसे घोड़ागाड़ी रोते हुए भूत के मैदान में अंदर गई, धुंध की एक पतली परत ने क्षेत्र को ढक लिया, जिसने धीरे धीरे उनके आसपास के वातावरण को अपने में समाहित कर लिया। पहले तो कोहरा हल्का था, लेकिन जैसे जैसे वह घना होता गया, उनकी दृष्टि घोड़ागाड़ी से केवल 5 मीटर की दूरी तक ही सीमित रह गई। लो, लॉर्ड लेलिन, अब धुंध बहुत घना हो गया है। बेलिन ने घोड़ागाड़ी की गति धीमी कर दी। ऐसी खराब परिस्थितियों में तेजी से आगे बढ़ना मौत को आमंत्रित करने के समान था। मुझे यह मिल गया। लेलिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी हथेली में धूसर धुंध का एक धागा घूम गया। यह एक क्षण में बिखर गया, फिर भी वे तुरंत बाद पुनः एकत्रित हो गए। इस आभा में थोड़ी ठंडक है। इसके अलावा ये पूरी तरह से जल वाष्प से नहीं बना है। फिर उन्होंने आदेश दिया, एआई चिप घटकों का विश्लेषण करो। बीप, मिशन की स्थापना, स्रोत सामग्री एकत्र करना, विश्लेषण शुरू करना। एआई चिप की आवाज गूंजी। बहुत जल्द लेलिन की आंखों के सामने एक रचना की छवि उभरी। इस धुंध का मुख्य घटक 98.2% पानी है। इसमें नमक, प्रोटीन और अन्य पाचक एंजाइम भी मिश्रित मात्रा में होते हैं। डेटाबेस के साथ तुलना के माध्यम से यह एक मानव के आंसू होने का निर्धारण किया जाता है। सटीकता 99.99%। एआई चिप के जवाब से लेलिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ क्षण बीतने के बाद उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। आंसुओं को धुंध की तरह उपयोग करना, दिलचस्प। मुझे इसमें कुछ आत्माओं की गंध भी मिली है। लॉर्ड लेलिन, क्या कुछ गड़बड़ है? जेनी और जेम्स ने लेलिन की ओर देखा, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। एआई चिप के विश्लेषण के दौरान बाहरी लोग लेलिन को केवल 1 सेकंड के लिए शून्य से घूरते हुए देख सकते थे, फिर वह मुस्कुराने लगा। रोते हुए भूत का मैदान एक निषिद्ध क्षेत्र था जो अनगिनत कंकालों के ऊपर स्थापित था। यदि इस बार पहरा देने वाला यह आधिकारिक मैगस लेलिन न होता, तो जेनी और जेम्स इस क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसके अलावा लेलिन के आसपास होने के बावजूद जेनी और जेम्स वीपिंग घोस्ट ग्राउंड में प्रवेश करने के बाद भी सतर्क थे और उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी। लॉर्ड लेलिन, कोहरा बहुत ज्यादा है, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। इस समय बेलिन ने घोड़ागाड़ी रोक दी और क्षमाप्रार्थी भाव के साथ पीछे मुड़ा। ये कैसे हो सकता है? जेनी और जेम्स ने घोड़ागाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक दूसरे को देखा। बहुत जल्द ही वे वहां छाई धुंध की मात्रा देखकर अचंभित हो गए। घोड़ागाड़ी के सामने 3 कांटेदार रास्ते थे। वे किसी प्राचीन वृक्ष की शाखाओं की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो घुमावदार और टेढ़े मेढ़े थे और अलग अलग दिशाओं की ओर जा रहे थे। वहां एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त, सड़ा हुआ लकड़ी का साइन पोस्ट खड़ा था, जिस पर अनगिनत बेलें रेंग रही थीं। साइन बोर्ड पर काले रंग के शब्द, जो लगभग फीके पड़ गए थे, विभिन्न रास्तों के नाम थे और यहां तक कि उन पर तीर के निशान भी थे जो उनके स्थानों की ओर इशारा कर रहे थे। रोती हुई औरत की झोपड़ी, विलाप करते प्राणियों का स्वर्ग, जोन्स की पेस्ट्री की दुकान। ये कैसे अजीब नाम है? जेनी हैरान थी। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन नक्शे के अनुसार यहाँ केवल एक ही रास्ता होना चाहिए, किसी भी तरह का कांटेदार रास्ता नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। जेम्स ने हताश होकर आह भरी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई। इससे पहले उसे यह नहीं पता था कि वीपिंग घोस्ट ग्राउंड के अंदर क्या क्या खौफनाक चीजें छिपी हुई हैं, जिस कारण उसे हर समय चौकन्ना रहना पड़ता था। हालांकि अब जब मुसीबत सामने आ गई थी, तो उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। कम से कम अब जब कुछ परेशानियां सामने आ गई हैं तो उनकी पार्टी को उनका समाधान तो करना ही होगा। छोटी मोटी चालें। इसी समय लेलिन भी बाहर चला गया। जैसे ही उसने वह चिन्ह देखा, उसके चेहरे पर अरुचि प्रकट हो गई। बहुत जल्द लेलिन की पुतलियों के सामने लाल रोशनी की एक परत चमक उठी और आसपास के वातावरण में जबरदस्त बदलाव आया। धूसर धुंध तुरंत छंट गई और अनेक विचित्र आकार के वृक्ष दिखाई देने लगे।
जहां तक साइन पोस्ट की बात है, वहां पहले लिखे शब्दों को अब कई छोटे 3 मुंह वाले सांपों और टोडों ने ढक दिया था। ये केवल भूत प्रेतों के प्रभाव हैं, जो सामान्य मनुष्यों और यहां तक कि अनुयायियों की मानसिक स्थिरता को भी प्रभावित करते हैं। यदि ये केवल इस सीमा तक ही है, तो ये बहुत निराशाजनक होगा। अब मैं आगे चलूंगा और तुम बस मेरी हरकतों का अनुसरण करोगे। लेलिन ने जेनी और जेम्स को घोड़ागाड़ी में बैठा दिया और सहायक चालक की भूमिका स्वयं संभाल ली। जी महाराज। लेलिन के उसके पास बैठने के बाद बेलिन ने एक गहरी सांस ली, पहले से कहीं अधिक राहत महसूस करते हुए। हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? इनमें से कोई भी रास्ता नहीं है, बिल्कुल दाहिनी ओर जाओ। लेलिन ने मूल रूप से खड़ी की गई कांटेदार छड़ों पर उपहास किया। इस समय लेलिन की दृष्टि में तीनों रास्ते गायब हो गए थे और 3 विशाल गुफाओं में बदल गए थे जो पेड़ों से ढकी हुई थीं। यदि घोड़ागाड़ी उन क्षेत्रों में प्रवेश कर गई तो निश्चित रूप से वे एक मृत अंत पर पहुंच जाएंगे। एक बार वे मुख्य मार्ग से भटक गए तो वहीं फंस गए। लेकिन ये तो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, हम वहां से कैसे गुजरेंगे? बेलिन ने अपना सिर खुजलाया। लेलिन ने जिस दिशा की ओर इशारा किया था, वहां एक बड़ी ग्रेनाइट चट्टान मजबूती से खड़ी थी, जिस पर शैवाल उग रहे थे। तारानकन पाक। तारानकन। इससे पहले कि बेलिन अपनी बात पूरी कर पाता, लेलिन ने उसके सिर पर तमाचा मारा। मैं जहां कहूं वहां जाओ, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? बेलिन रोया, लेकिन लेलिन के साथ उसके अनुभव और प्रशिक्षण ने उसे दिए गए निर्देशों का तुरंत पालन करने में सक्षम बनाया। घोड़ागाड़ी 10 मीटर ऊंची ग्रेनाइट चट्टान की ओर बढ़ती गई। अरे अरे, अब केवल 5 मीटर ही बाकी हैं, क्या हमें अब रुक जाना चाहिए? बेलिन ने लेलिन से सवाल किया, जैसे ही वह आगे बढ़ा। हालांकि जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसके पास दांत पीसकर घोड़ों को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3 मीटर, अब 1 मीटर। बेलिन घबरा कर रोने लगा, लेकिन अंत में उसने हार मान ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्दी से आना, तारानकन। जैसे ही घोड़ों का सिर ग्रेनाइट चट्टान से टकराया, अपेक्षित प्रभाव और चीख पुकार नहीं हुई। बेलिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं और बहुत जल्द ही एक अजीब दृश्य सामने आया। दोनों घोड़ों के सिर पहले ही विशाल ग्रेनाइट चट्टान में फैल चुके थे। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विशाल चट्टान ने उन्हें निगल लिया हो। विशाल चट्टान लगातार घोड़ों को उनके सिर से लेकर गर्दन, पीठ और पूंछ तक और अंततः बेलिन की ओर ले गई। ओह! बेलिन ने अनजाने में ही प्रभाव को रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी दृष्टि में एक चमक उभरी। तारानकन पॉप। तारानकन। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पानी की दीवार के पास से गुजर रहा हो, जब बेलिन ने आसपास के वातावरण को विस्मय से देखा। ग्रेनाइट चट्टान से गुजरने के बाद धुंध काफी मात्रा में कम हो गई। घोड़ों पर लदी मशालों और एक महान शूरवीर जैसी भयावह शारीरिक क्षमताओं के कारण बेलिन की दृष्टि पहले ही 1 दर्जन मीटर से अधिक तक बढ़ चुकी थी। सड़क के दोनों ओर काले बिर्च के पेड़ व्यवस्थित ढंग से उग रहे थे। बीच में एक छोटा रास्ता था जिस पर घोड़ागाड़ी चल रही थी। जहां तक मूल 3 कांटेदार पिचों का सवाल है, वे अब तक पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। क्या हम पहले किसी अजीब भ्रामक मंत्र पर ठोकर खा गए थे? लेवल 3 के अनुयायी के रूप में जेम्स सबसे जल्दी समझ गया कि क्या हुआ था। हालांकि लेलिन ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वह और भी अधिक गंभीर हो गया, उससे भी अधिक गंभीर जब उसने कांटेदार डंडों को देखा था। दिशा गलत है। ये वह दृश्य नहीं है जो मैंने पहले देखा था। अपने पहले अवलोकन में लेलिन ने जो सही रास्ता देखा था वह कंटीली झाड़ियों से बनी एक छोटी सड़क होनी चाहिए थी, लेकिन यह इतनी साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखने वाली सड़क नहीं थी। मुझे यह मत बताइए कि मैं भी पहले भ्रम से प्रभावित हो चुका हूं। लेलिन का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि उसके हृदय की गहराई में जो आश्चर्य था वह उसके चेहरे पर दिख रहे आश्चर्य से कहीं अधिक था। वह पहले से ही रैंक 2 वॉरलॉक था। यद्यपि वह घायल हो गया था, फिर भी एक साधारण आत्मिक शरीर अब उसकी इंद्रियों को प्रभावित नहीं कर सकता था। एआई चिप, आसपास का क्षेत्र स्कैन करें। लेलिन ने अपनी कनपटियां रगड़ी और आदेश दिया। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। बीप। मिशन की स्थापना। स्कैन शुरू। चेतावनी, चेतावनी, अज्ञात हस्तक्षेप के कारण स्कैन पूरा नहीं हो सका। 1 सेकंड में पुनः प्रयास करूंगा। बज्ड, बज्ड। एआई चिप ने जवाब दिया। हालांकि बहुत जल्द ही प्राप्त फीडबैक एक टूटे हुए टेप की तरह था जो बिना सिग्नल वाले रेडियो में मिल गया था, जिससे एक भिनभिनाती हुई फीडबैक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। ये तीखी आवाज बढ़ती गई और अंततः एक महिला की कान फाड़ देने वाली चीख में बदल गई। वो। इस शोर से लेलिन का सिर भर गया, जिससे उसे चक्कर आने लगा। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना है? मुझे लगता है कि मैंने एक औरत को रोते हुए सुना है। वास्तव में, बेलिन ने बुदबुदाया। जल्द ही उन्हें जेनी और जेम्स का जवाब मिला, हम भी। वहां पर, जेम्स ने अचानक इशारा किया। लेलिन ने भी जेम्स द्वारा बताई गई दिशा में देखा और एक सड़े हुए बच के पेड़ के नीचे एक लंबी काली पोशाक पहने एक महिला बैठी और रो रही थी। यह आवाज, यह मार्शा का है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जेम्स के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वह जल्दी से घोड़ागाड़ी से उतरा और उस महिला के पास पहुंचा।
मार्शा, मेरी प्यारी मार्शा, क्या ये तुम हो? जेम्स की आवाज में उत्तेजना भर गई जब वह काले कपड़े वाली महिला की ओर हल्के से बढ़ा और उसके कंधों को पीछे खींचने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। लेलिन घोड़ागाड़ी पर खड़ा होकर देख रहा था, फिर भी उसने जेम्स को नहीं रोका। इस समय स्थिति बहुत ही विचित्र थी और उसे स्थिति का परीक्षण करने के लिए एक गिनी पिग की आवश्यकता थी। जेम्स ने काली पोशाक वाली महिला को घुमाने के लिए थोड़ा बल प्रयोग किया। अचानक उसे एक चेहरा दिखाई दिया जिसमें कोई छिद्र नहीं था, बल्कि उस पर केवल एक काला भंवर था। तारांकन शियू। तारांकन जेम्स के चेहरे पर भय छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक लंबी काली डोरी में खींचा जा रहा हो और वह लगातार घूम रहा हो, क्योंकि वह महिला के चेहरे में समाया हुआ था। पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई और ठीक उसी समय समाप्त हो गई जब लेलिन मदद करने वाला था। हालांकि रिप्ले के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कैसे जेम्स को 1 दर्जन से अधिक मीटर तक थोड़ा थोड़ा करके फैलाया और विकृत किया गया था और अंततः वह महिला के घूमते हुए चेहरे में समा गया था। इस बार अव्यवस्था से लेलिन को इतनी घृणा महसूस हुई कि उसे उल्टी आने लगी। उसी समय उसका दिल बैठ गया। ये निश्चित रूप से किसी प्रकार का आत्मा शरीर नहीं है, बल्कि एक अधिक भयावह अस्तित्व है जिसे मैं अभी भी समझने में असमर्थ हूँ। एक क्षण में लेलिन को एआई चिप के डेटाबेस से याद आया कि प्राचीन समय में 2 उच्च रैंकिंग वाले मैगी के बीच लड़ाई अक्सर पृथ्वी और उनके आसपास के समुद्रों को तबाह कर देती थी। साथ ही वे स्थान और समय के आयामों को अलग कर सकते थे, जिससे अन्य लोग चीज़ों को गलत तरीके से समझ सकते थे। विशेषकर ऐसे स्थानों पर अक्सर डरावनी शक्तियों वाले अजीब प्राणी होते थे। इनमें से कुछ अस्तित्व इतने कमजोर थे कि स्तर 3 का अनुयायी भी उन्हें आसानी से खत्म कर सकता था। हालांकि कुछ अन्य इतने डरावने थे कि वे मॉर्निंग स्टार मैगी की शक्तियों को भी पार कर सकते थे, जिससे सीधे आकाश में तारे गिर जाते थे। ये काले कपड़े वाली औरत एक प्रेत है। एक बार कुछ शर्तें पूरी हो जाने पर उसके चेहरे पर मौजूद भंवर सक्रिय हो जाता है और अपने करीब आने वाली किसी भी वस्तु को निगल लेता है। लेलिन ने तुरंत अपना निष्कर्ष निकाल लिया। अभी भी मेरी शक्ति में कमी है। ऐसे प्रेत के विरुद्ध, जो स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं है, बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के उससे लड़ना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। दौड़ना। उसका शरीर तुरंत काले कोहरे में बदल गया और पतली हवा में गायब हो गया। काली रोशनी की झिलमिलाहट के साथ लेलिन का शरीर कई 100 मीटर दूर दिखाई दिया, जिसके पीछे एक काला चाप था। वो। हालांकि लेलिन के कानों में अभी भी कान फाड़ देने वाली चीखें गूंज रही थीं, जिनकी आवाज पहले से भी अधिक तेज थी। लेलिन अचंभित रह गया जब उसने पाया कि वह दिशा बदल रहा है और काली पोशाक वाली महिला की ओर उड़ रहा है। काचा। तारांकन। महिला खड़ी हो गई और उसका सिर 2 हिस्सों में खुल गया। उस खुले छेद से धारदार नुकीले दांतों की कतारें दिख रही थीं, मानो उसका चेहरा किसी प्राणी के जबड़े में बदल गया हो। तारांकन धमाका। तारांकन विशाल जबड़ा बंद हो गया और लेलिन को अंधेरे ने घेर लिया। अल्पविराम। लेलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बहुत ऊंचे स्थान से गिरकर जमीन पर गिरा हो, लेकिन जब उसे होश आया तो उसका शरीर कांप उठा। लगता है उस औरत ने मुझे पहले ही निगल लिया है। ये कहाँ है? लेलिन ने अपने आसपास की स्थिति को देखते हुए अपना सिर रगड़ा। कमरा अंधेरा और छोटा था, जिसके कोनों में कई मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वहां एक भी फर्नीचर नहीं था, यहां तक कि खिड़कियां या दरवाजे भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि यह एक छोटा सा सीलबंद तहखाना है। लेलिन के अलावा वहां बेलिन और जेनी भी थे। वे बेहोश थे और उनकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था कि होश में आने में उन्हें काफी समय लगेगा। और भी गहरा भ्रम। लेलिन अत्यंत गंभीर था। यदि सड़क के 3 तिरछे कांटे इस भ्रम की सतही परत थे, तो काली पोशाक वाली महिला दूसरी परत थी और ये तीसरी। भ्रम। इसके अलावा लेलिन का स्वप्नलोक के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन प्राचीन समय में मैगी ने एक बार एक और बड़ी दुनिया पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें निवासियों के पास स्वप्न और भ्रामक शक्तियां थीं। स्वप्नलोक की शक्तियों के माध्यम से वे आसानी से कुछ भी कर सकते थे और अन्य विमानों और आयामों के अज्ञानी निवासियों द्वारा उन्हें देवताओं के रूप में भी पूजा जाता था। इसके अलावा प्राचीन पुस्तकों में दर्ज एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से लेलिन को पता था कि कोई व्यक्ति जितना अधिक भ्रम में फंसता है, उससे बच निकलना उतना ही कठिन होता है। मुझे बाहर निकलना होगा। भ्रम का तीसरा स्तर काफी खतरनाक है। लेलिन की हथेली में काली लपटें प्रज्वलित हुईं। अव्यक्त आग का गोला। काले रंग का आग का गोला तहखाने के एक कोने से टकराया, जिससे वहां गहरा गड्ढा बन गया। पहले मुझे इस भ्रम की संरचना को समझना होगा। लेलिन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसके पास ऐसी शक्ति के विरुद्ध कोई बेहतर उपाय नहीं था, इसलिए वह अन्य तरीकों की खोज करने से पहले केवल चीजों का परीक्षण ही कर सकता था। अल्पविराम। लेलिन ने उस अंधेरे गड्ढे में छलांग लगा दी जिसे उसने खुद बनाया था। यह 193वीं बार है, फिर भी मैं इस स्थान पर वापस आ गया हूँ। लेलिन ने जेनी और बेलिन की ओर देखा जो अभी भी बेहोश थे। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर लग रही थी। अपने प्रयोगों के माध्यम से मैं पहले से ही यहाँ की त्रिआयामी संरचनाओं को समझ चुका हूँ। जैसा कि अपेक्षित था, भ्रम का स्तर जितना गहरा होगा, उसके भीतर के आयाम उतने ही कम मजबूत होंगे, जो अंततः अराजकता में बदल जाएंगे। यदि यहाँ के आयाम ढह जाएं तो केवल 2 ही संभावनाएं हैं।
या तो कोई व्यक्ति गहरे स्तर के भ्रम में प्रवेश कर जाएगा, या यदि उसकी आत्मा उसका आघात सहन करने में असमर्थ होगी तो वह सीधे इस भ्रम के रचयिता द्वारा निगल लिया जाएगा। मैंने अन्य सभी स्थानों पर प्रयास कर लिया है, इसलिए अब मेरे पास केवल यही बचा है। लेलिन ने बेलिन और जेनी के बेहोश शरीरों को दूर धकेल दिया, जिससे उनके नीचे धूल भरा भूरा फर्श दिखाई देने लगा। आग के गोले से जमीन चकनाचूर हो गई। तारांकन पॉप। तारांकन तहखाने का फर्श टूट गया और लेलिन उसमें कूद गया। यह अभी भी पहले जैसा ही तहखाना है, लेकिन जेनी और बेलिन पहले ही गायब हो चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, अंततः कुछ बदलाव हुआ है। लेलिन की नज़र आसपास के माहौल पर घूम गई। यह अभी भी वही तंग तहखाना था। हालांकि पहले से जो बात अलग थी वह ये थी कि जेनी और बेलिन के शव अब यहाँ नहीं थे। मरम्मत के संकेत जो हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, है ना? अब मुझे, जैसे कि एक सितार के तारों को झनकृत करते हुए, लेलिन के दोनों हाथ शून्य में लहरों के घेरे बनाते हुए चल रहे थे। उसकी उंगलियों की हरकतों से भूमिगत तहखाने की बनावट हल्की लहरों वाले पानी जैसी दिख रही थी। तरंगों ने जितना बड़ा क्षेत्र घेर लिया, उतना ही अधिक शून्य विकृत हो गया। अंततः एक पॉप ध्वनि सुनाई दी। भूमिगत तहखाने का स्थान टूट गया और लेलिन का शरीर एक बार फिर नीचे गिर गया। अल्पविराम। दर्पण। हर जगह चमकीले दर्पण लगे थे, जिनमें एक काले बालों वाले कुलीन युवक का रूप प्रतिबिंबित हो रहा था। ये भ्रम के दो स्तरों के बीच का अंतराल होना चाहिए। लेलिन ने बर्फ जैसे ठंडे दर्पण को छुआ और एक निष्कर्ष निकाला। अभी तो वह क्षण भर के लिए भ्रम से बाहर निकल आया था। ये निश्चित रूप से कलाकार का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि ये वही प्रभाव था जो वह चाहता था। वो। इसी समय एक प्यारी सी लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई दी। लेलिन ने अचानक अपना सिर घुमाया और दर्पण के एक कोने में उसने एक छोटी बैंगनी बालों वाली लड़की को देखा, जो लाल पोशाक और सफेद मोजे पहने हुए थी और रो रही थी। वो, एलिस ने अपना छोटा भालू खो दिया है। बड़े भाई, क्या आप इसे खोजने के लिए मेरे साथ चल सकते हैं? छोटी लड़की ने रोना बंद किया और लेलिन की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन क्यों? छोटी लड़की हैरान थी। एलिस बहुत आज्ञाकारी है। क्या तुम्हें एलिस पसंद नहीं है? जैसे जैसे वह बोलती गई, आसपास और अधिक दर्पण छवियां दिखाई देने लगीं। मैं चाहता हूं, लेकिन पहले हम बात कर लें। लेलिन ने शांति से बोलने की पूरी कोशिश की। उसे ऐसी विचित्र संस्थाओं से निपटने का अधिक अनुभव नहीं था। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक उच्च आयामी प्राणी था। उनकी विचारधारा और सोच का स्तर मनुष्यों से भिन्न होगा। लेलिन को खुद भी नहीं पता था कि वह उसे जाने देने के लिए राजी कर पाएगा या नहीं। क्या तुम एलिस के साथ उसके छोटे भालू को ढूंढने नहीं चलोगे? नहीं, लेलिन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। किंवदंतियों में ऐसी अफवाह थी कि ऐसी ही घटनाएं पहले भी घटित हुई थीं। एक बार कोई व्यक्ति ऐसे अनुरोध पर सहमत हो जाता है तो इसे ऐसा माना जाएगा जैसे उसने किसी विचित्र अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हों और वह दूसरों के बहकावे में आ जाएगा। कुछ तो अनिश्चित काल के लिए अन्य आयामों में भी चले गए। हालांकि कुछ भाग्यशाली लोग थे जिन्होंने इस तरह की मुठभेड़ों के माध्यम से रहस्यमय ताकत हासिल की थी। लेलिन कभी भी जुए पर भरोसा करने वालों में से नहीं था, खासकर जब उसका जीवन दांव पर लगा हो। टकरा जाना। तारांकन। जैसे ही लेलिन ने उसे अस्वीकार किया, अनगिनत भरिंग दर्पणों से निकले और ज्वार की तरह उसे घेर लिया। मुझे फिर भी हमला करना होगा। लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि उसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा, तभी दूसरा पक्ष उसे स्वीकार करेगा। अव्यक्त आग का गोला। पत्थर जैसी आंखें। एक क्षण में उसका पूरा शरीर पपड़ियों से ढक गया और उसके हाथों से लगातार काली लपटें निकल रही थीं। यहां तक कि उसकी आंखों में भी एक रहस्यमयी रोशनी थी जो बाहर की ओर निकलती थी। तारांकन पाक। तारांकन। कई काले भरिंग जमीन पर गिरकर डर गए और धूल के ढेर में बदल गए। उनमें से अधिकांश काली लपटों में जलकर नष्ट हो गए। हालांकि भरिंग अभी भी दर्पणों से लगातार बाहर निकल रहे थे और लेलिन केवल 9 बैलों में से एक बाल से ही छुटकारा पा सका था। मेरे प्रतिद्वंद्वी की ताकत मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। लेलिन ने लाल पाउडर फेंकते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, झुलसा देने वाला स्पर्श। प्रकाश की 2 प्रचंड किरणें निकलीं, जिससे 2 दिशाओं में रास्ता साफ हो गया। हालांकि लेलिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी चेतना डगमगा गई। क्रिस्टलीकृत आध्यात्मिक शक्ति में और भी अधिक दरारें पड़ गईं, लगभग टूट गईं। स्कॉचिंग टच एक रैंक 2 मंत्र था और अभी लेलिन के पास केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा ही ठोस था। रैंक 1 मैगस की ताकत के साथ वह स्वाभाविक रूप से रैंक 2 मंत्र का लापरवाही से उपयोग करने पर प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा। इस प्रतिक्रिया को अपेक्षाकृत हल्का माना गया। यदि वह रैंक 2 मैगस की जन्मजात प्रतिभा का उपयोग करता तो बहुत संभव था कि उसकी चेतना के सागर में भारी परिवर्तन आ जाता। छी, भरिंगों का समुद्र लगातार चिल्ला रहा था, एक बार फिर लेलिन की ओर बढ़ रहा था। लेलिन, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही समाप्त हो चुकी थी, केवल देख सकता था कि कैसे भरिंगों की परत दर परत उसके शरीर को निगल रही थी।